हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। तो हम लोग मास्टर क्लास का जो सीरीज़ देख रहे हैं लोग एनसीईआरटी सार का। तो उसमें अभी तक हम लोग देखिए कि संविधान देख चुके हैं लोग, और भारत का ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी देख चुके हैं लोग, इकोलॉजी देख चुके हैं लोग, और संविधान, ये इतना चैप्टर तो हो चुका है। तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन सब देख सकते हैं। और जो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे लोग, जीव विज्ञान स्टार्ट करेंगे लोग, तो इसका मास्टर वीडियो देखा जाएगा। इसका पीडीएफ आप जीके प्लान टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया रहेगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार पढ़िए, फिर डाउनलोड करके एक दो बार रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो इसमें देखिए दिया गया है बीटी कल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है। तो देखिए बीटी कल्चर में हम लोग अंगूर के खेती के बारे में देखते हैं लोग, और जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्ध अवस्था और आयु वृद्धि के प्रभाव के अध्ययन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है कि जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर में अगर देखा जाए तो कौन सा कीट प्रयुक्त होता है, तो वर्मी कल्चर केचुआ पालन को बोला जाता है, और इसे इंग्लिश में बोलेंगे लोग अर्थ वर्म बोलेंगे लोग। तो अब देखिए कि ऑप्शन में केचुआ पालन होगा, तो वहाँ पे टिक लगाइएगा। चलिए आगे देखा जाए पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है, और फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी बोला जाता है। तो ये सभी आपको याद रखना है। और जनसंख्या और मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन जनांकीय या डेमोग्राफी के नाम से जाना जाता है। देखिए कि जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जो होते हैं, पादप के जीवाश्म, यानी जब पादप सड़ गल जाता है तो उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये आप याद रखेगा। जिससे आप देखते हैं कि पेट्रोल, कोयला, ये सब जो पाया जाता है खनिज, तो वो भी एक न समय एक वो पादप या कोई जीव ही हो सकता है। तो उसी का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को एथनोलॉजी बोला जाता है। जिसे देखिए कि आदिवासी का अलग होगा, आम आदमी का अलग होगा। हर 15-20 किलोमीटर या 50-100 किलोमीटर में सांस्कृतिक में कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिलता है। तो उसी के अध्ययन को बोला जाता है एंथोलॉजी। सब्जी के अध्ययन को देखिए कि ओलेरी कल्चर के नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा। और एक सब्जी से ही आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रक फार्मिंग क्या है। तो देखिए कि सब्जी जो होता है वो तो एक रात में ही खराब हो जाता है या 1-2 दिन में ही। तो ट्रक फार्मिंग का मतलब हुआ कि एक रात में वो कितना दूरी वो ट्रेवल कर पाता है, जिसे किसान से लेके वो और शहर तक ले जाना होता है। तो एक रात के ट्रेवल को ट्रक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। अस्थियों के अध्ययन, यानी अस्थि मतलब क्या होगा, हड्डी, हड्डी के जो अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। देखिए कि इसमें फास्फोरस, उसके बाद कैल्शियम से, ये सब से मिलके हम लोग का हड्डी बना होता है। तो उसी का अध्ययन किया जाता है। सर्पों का अध्ययन बोला जाता है सर्पेटोलॉजी। और देखिए कि इसमें ये देखा जाता है कि कौन सा सांप विषैला है, कौन सा नहीं है। आप देखिए कि 80% सांप जो होते हैं ये नॉन वेनम होता है, यानी कि इनमें विष नहीं होता है। तो इसी सब का अध्ययन इसमें किया जाता है। और उसके बाद देखिए कि हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स ये किससे संबंधित है, तो ये मृदा बहीन पादप से संबंधित है, जिसमें मृदा का उपयोग नहीं करके और पानी में, देखिए कि सिर्फ पानी में जल उसका जड़ होता है और पानी में ही खनिज को दिया जाता है। ये बड़ा बड़ा फॉर्म में इसका खेती किया जाता है, बहुत बड़ा बड़ा। जिससे कि मान लीजिए कि ये एक दोनों तरफ पाइप लगा के, और इसके अंदर इसमें जड़ रहेगा, और उसके बाद इसमें जो पानी आएगा तो उसी में खनिज मिला दिया जाएगा। तो जो पौधा होता है वो खनिज पा लेता है उधर से, और प्रकाश संश्लेषण जो द्वारा अपना खाना बना लेता है। इसमें देखिए कि इसका जो सबसे पहली बार खेती करने का स्टार्ट इजराइल में किया गया। तो देखिए कि धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, तो ये सब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे भी आ रहा है। तो ये याद रखना है। इसके बाद देखिए कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत देखिए कि जीवित और मृत दोनों प्रकार के जंतु का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे दिया गया है कि जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक के रूप में कौन है। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आएगा कि बायोलॉजी के पिता कौन है या जीव विज्ञान के पिता कौन है। तो याद रखिएगा जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। देखिए कि जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के पिता कौन है, तो अरस्तु हैं। तो जीव विज्ञान के भी पिता अरस्तु हैं, और जंतु विज्ञान के भी अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी, देखिए कि थियोफ्रेस्टस है। और सूक्ष्म विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें देखिए छोटा छोटा जो ये होता है लोग, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, जैसे बैक्टीरिया, ये सब हो गया। तो इसे लुई पास्चर इसके खोजकर्ता हैं।
और जीवाणु विज्ञान बैक्टीरिया, इसके रॉबर्ट कोच हो जाएंगे। प्रतिरक्षा विज्ञान, इसके हो जाएंगे एडवर्ड जेनर। तो ये आपको याद रखना है। देखिए कि वर्गीकृत यथा वर्गीकरण विज्ञान यानी टॉक्सोनोमी, इसके खोजकर्ता हैं कैरोलियस लिनियस। रुधिर परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता हैं विलियम हार्वे। और कोशिका विज्ञान के यानी कैटोलॉजी, पूछ सकता है कि कैटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो कोशिका के अध्ययन किया जाता है। इसके खोजकर्ता हैं रॉबर्ट हुक। और उत्परिवर्तन यानी मेचुएशन हो जाएगा, हुंगो डी ब्रिज इसके खोजकर्ता हैं। कवक विज्ञान, जिसे माइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, इसे हेनरिक एंडन डी बेरी के द्वारा खोजा गया था। पादप शरीर क्रिया यानी प्लांट साइकोलॉजी, इसके खोजकर्ता हैं स्टीफन हिल्स। इसके बाद देखिए कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान यानी मॉडर्न बॉटनी के खोजकर्ता हैं कैलियस लिनियस। और रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप, जिसमें देखिए 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, ए होता है, ओ होता है, ए बी होता है और बी होता है। तो ये 4 प्रकार का रुधिर ये किसके द्वारा खोजा गया है, तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। अंतस्रावी विज्ञान, तो इसके खोजकर्ता हो जाएंगे थॉमस एल्वा एडिसन। अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के खोजकर्ता हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आप जानते हैं भी हैं कि मेंडल के द्वारा रिसर्च किया गया था मटर के पौधा पे। आधुनिक अनुवांशिकी यानी मॉडर्न जेनेटिक्स, ये भी हो जाएंगे ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएंगे। भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान के खोजकर्ता कौन है, तो बीरबल साहनी हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी पॉल्स बर्ग हो जाएंगे। और शैवाल यानी कि ये शैवाल विज्ञान, ये देखिए खोजकर्ता विलियम्स हेनरी हार्वे के द्वारा खोजा गया है। भारतीय शैवाल विज्ञान MOP अयंकर हो जाएंगे। और भारतीय पारिस्थितिक, ये इसके खोजकर्ता रामदेव मिश्र हो जाएंगे। औषधि विज्ञान के हो जाएंगे हिपोक्रेटस। सूक्ष्मदर्शी के देखिएगा कि माइक्रोस्कोपी के एंटनी वन वेनहॉक हो जाएंगे। और जीन चिकित्सा के देखिए कि एंडरसन हो जाएंगे सॉरी। और उसके बाद देखिए नीचे जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक के रूप में जाना जाता है। और बायोलॉजी के फादर भी अरस्तु को ही बोला जाता है। तो ये सभी आपको याद रखना है। तो चलिए आगे देखा जाए, ये तो हो गया। और इसके बाद देखिए कि वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखा के बारे में पढ़ना है। तो चलिए इसके बारे में देखा जाए, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारा आता है, तो देखिए थोड़ा ध्यानपूर्वक। घास विज्ञान यानी एगोलॉजी, ये घासों के अध्ययन को बोला जाता है। और एगोलॉजी में देखिए कि शैवाल का अध्ययन किया जाता है। एंटोमी में देखिए कि आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में देखिए कि पुष्पों का अध्ययन किया जाता है यानी फूलों के। जीवाणु विज्ञान में देखिए कि जीवाणुओं का अध्ययन। और ब्रायोलॉजी में देखिएगा कि ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है, जो एक पादप का ही ये रूप है। इसमें देखिए केसिडोलॉजी, पादपों में रोग जन गांठों पादप कैंसर का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद देखिए कि डेंट्रोनोलॉजी, वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। और डेंट्रोलॉजी में देखिए कि वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में पढ़िएगा कि पौधों के अध्ययन के संबंध में इसका अध्ययन किया जाता है। इकोनॉमिक्स बॉटनी, आर्थिक महत्व के जो पौधे होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोनेटिक देखिएगा कि इसमें आदिवासी द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। फॉरेस्ट्री में देखिए कि वनों का अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद देखिए कि एक्सोबायोलॉजी, अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है। तो एक्स मतलब क्या होता है, बाहर, और बायोलॉजी यानी बाहर के दुनिया। जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें देखिए कृत्रिम जीन्स का निर्माण और स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए कि जीन बनाया जा रहा है वैज्ञानिक के द्वारा, और इससे संभव भी हो चुका है। और थोड़ा बहुत इसके रिसर्च भी देखा गया है। इसमें देखिए कि लाइकोनोलॉजी, लाइकेंस का अध्ययन किया जाता है। लाइकेन आपको दीवारों पर दिखाई दे सकता है, जहाँ पे नमी होगा, जहाँ पे वायु प्रदूषण नहीं होगा, वहाँ पे देखिए कि हरा हरा करके काई जम जाता है। तो उसी का बोला जाता है लाइकेंस। और देखिए कि ये वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में भी जाने जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, ये सूक्ष्म जीवों का अध्ययन है। तो ये सभी आपको याद रखना है। आगे देखिएगा कि माइकोलॉजी, कवकों के वैज्ञानिक अध्ययन को बोला जाता है। माइकोप्लाज्मोलॉजी, माइकोप्लाज्मा का ये वैज्ञानिक अध्ययन है। निमेटोलॉजी देखिएगा कि निमेट्स का पादपों के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। और पेलियोबायोटिनी के देखिएगा कि ये पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है।
पेलियोनोलॉजी में देखिए कि पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। और पैथोलॉजी में देखिए कि पादप रोगों का उपचार का अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी में देखिए कि पोषक तथा परजीवियों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। फार्मेकोलॉजी देखिएगा कि औषधीय पादप का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी में देखिए विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और टेरिडोलॉजी में देखिएगा कि टेरिडोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। फाइटोजियोलॉजी में देखिए पौधे के वितरण और उसके कारणों का अध्ययन किया जाता है। स्पेस बायोलॉजी में देखिए कि अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन किया जाता है। स्पेनोलॉजी में देखिए कि बीजों का अध्ययन किया जाता है। हीलियोथेरेपी में देखिए सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया इसमें देखा जाता है। और हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी किया जाता है। तो ये तो हम लोग आगे देखे भी थे लोग, इसके बारे में डिटेल में हम बताए भी हैं। यहाँ पे जंतु विज्ञान से संबंधित प्रमुख शाखा है, तो इसके बारे में देखना है। देखिए इसमें एनाटॉमी, इसमें विच्छेदन के द्वारा शरीर और विभिन्न अंगों की रचना का प्रदर्शन करना है। एंथ्रोपोलॉजी में देखिए कि मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन। इकोलॉजी में देखिए कि जैविक और अजैविक वातावरण में जीवों के विभिन्न संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी में देखिए कि अंतस्रावी तंत्रों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो शरीर के अंदर जो स्रावी तंत्र हैं। एम्ब्रोबायोलॉजी देखिए कि भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद देखिए एंजाइमोलॉजी उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है। और एंटोमोलॉजी में देखिए कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में देखिए कि जीवों के अनुवांशिकी लक्षण और उसके वंशगति का अध्ययन किया जाता है इसमें। यहाँ पे देखिए कि हीमेटोलॉजी, इसमें देखिए कि रुधिर संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी में देखिए कि उभयचर और सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। मैमेलोलॉजी में देखिए कि स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में देखिए कि अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है, जो मस्तिष्क होता है। और उसके बाद देखिए कि ओडोंटोलॉजी में देखिए कि दंत विज्ञान का संबंधित अध्ययन किया जाता है, यानी जो हम लोग का दांत है किससे बना है, कैसे क्षरण होता है, कैसे गिरता है, उस सब के बारे में इसमें पढ़ा जाता है। और निथोलॉजी में देखिए पक्षी का अध्ययन। और पैथोलॉजी में देखिए कि रोग की प्रकृति, लक्षणों और कारकों का अध्ययन इसमें किया जाता है। रेडियोलॉजी में देखिए कि जीवों का विकिरण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। टेक्सोनॉमी में देखिए कि जीव जातियों के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन इसमें किया जाता है। आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जरा विज्ञान कहलाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि जरा विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, जीरोंटोलॉजी इसे बोला जाता है इंग्लिश में। तो ये आप याद रखिएगा, आयु के वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन। इसके बाद हम लोग देखेंगे लोग इसमें का जो अगला चैप्टर है, ये आपका है जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत और जैव विकास दिया गया है इसमें। तो आइए देखा जाए। तो देखिएगा जीव विकास, इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, तो जीन पेपेटिस और डी लैमार्क, तो ऐसे शॉर्टकट में लैमार्क के नाम से जाने जाते हैं। तो जीव विकास के खोजकर्ता लैमार्क हैं। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है, तो मैग्नॉन मानव को माना गया है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व में हुआ था। और थोड़ा सा हम आपको समझें तो देखिए, सबसे पहले पानी में जीव आया। पानी से ऐसा जीव आया कि जो पानी में भी रह सकता है और पानी के अलावा भूमि पे भी रह सकता है, तो इसे उभयचर के रूप में जाना जाता है। उसके बाद ऐसा जीव आया कि जो सिर्फ पृथ्वी पर रह सकता है, और फिर उड़ने वाला जीव आया लोग। तो ये ऐसे एक क्रम चलते रहता है। देखिए कि विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो ये तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उद विकास का मुख्य कारक क्या है, तो प्राकृतिक वर्ण है, नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचर अपना खुद से मेंटेन करता है। तो देखिए कि भूकंप हो गया, भूस्खलन हो गया, तो ये सब नेचर का ही क्या है, अपना खुद का जो परिवर्तन है वो करता है। उद विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो हुगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया। आगे देखिए कि आर्कियोटेप्टिक्स जुरासिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है, जो सरीसृप और पक्षी वर्ग के मत की कड़ी है। मैमथ देखिए कि किस युग का पूर्वज है, तो ये हाथी से लगभग 2-3 गुना बड़ा होता था लोग। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है, तो नील हरित शैवाल की उत्पत्ति माना जाता है।
देखिए कि शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं, तो हाइबरनेशन बोला जाता है। किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है, तो तारा मीन हो जाएगा स्टारफिश। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम होता है, तो देखिए कि 70S प्रकार का होता है राइबोसोम, तो ये आप थोड़ा सा याद रखेगा। आगे देखिए कि डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते हैं जिनका उदय मोसोजाइक युग में हुआ था, तो ये थोड़ा सा आप याद रखेगा। नीलहरित शैवाल जीवाणु कवक लवक नहीं पाए जाते हैं। देखिएगा नीलहरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाया जाता है, यानी प्लास्टिड। ये क्या होता है, तो ये पादप में पाया जाता है, और पादप के कलर जिससे कि फूल देखिएगा अलग कलर का होगा, पत्ता हरा कलर का होता है, तो उसका ये कारक बनता है। लुमिनी के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है, तो क्रोमोस्टोरपोर्स पाया जाता है, तो ये याद रखेगा। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है, तो नवृत बीजी और टेरिडोफाइट्स, तो इन दोनों में ये अभाव पाया जाता है। इसके बाद देखिए 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था, तो विटिकेयर के द्वारा ये किया गया था। जंपिंग जीन की खोज किसने की, तो मैकक्लिंटॉक के द्वारा ये खोज किया गया था। कौन से क्षार DNA और RNA दोनों में पाए जाते हैं, तो एडेनिन ग्वानिन और साइटोसिन पाया जाता है इसमें। देखिए कि ऐसे कौन से उड़ने वाले पक्षी जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं, तो ये चमगादड़ हो जाएंगे। चमगादड़ देखिए इसे इंग्लिश में बैट के नाम से भी जाना जाता है। चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है, बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में रखा जाता है, तो ये आप याद रख सकते हैं। वह समूह जिसके जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं, तो जिससे देखिए कि मच्छर हो गया, चमगादड़ हो गया, उल्लू हो गया, ये रात में ज़्यादा ये अपना वर्कआउट करता है लोग। यहाँ पे देखिए कि कुछ साधारण नाम और उसके वैज्ञानिक नाम दिया गया है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पे देखिए साधारण नाम है और यहाँ पे वैज्ञानिक नाम है। मानव को वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमोसेपियन के नाम से जाना जाता है। तेंदुआ देखिए तो पैथरा पार्डसन हो जाएगा, बाघ का पैथरा टिग्रिस हो जाएगा, शेर का पैथरा लियो हो जाएगा, और मटर का देखिएगा पाइसम सटायु हो जाएगा, और बिल्ली का फेलिस कैटस हो जाएगा, और मेढक का राना टिग्रिस हो जाएगा, टिग्रिना हो जाएगा सॉरी, और धान का देखिएगा कि ओराइजा एस्टाइवा हो जाएगा, सरसों का ब्रेसिका कंप्रेस्टिस हो जाएगा, चना का सीसिर एरिटिन हो जाएगा, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिव हो जाएगा, गाय का बॉस इंडिकस हो जाएगा, आम का मैगिफेरा इंडिका हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो ये याद रखेगा संपन्न होता है। ये कौन बताया, तो ग्रेन और स्ट्रोमा किस में होता है, तो ग्रेमा स्टोमा होता है सॉरी। चलिए इसके बाद देखिए अगला जो है मोलस्का संघ की कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है, तो हीमोयासिन के कारण होता है, तो ये आप याद रखेगा। देखिए कि मानव हृदय का बायां निलय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीजनकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। इसमें देखिए आगे कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचर पाया जाता है, तो कवक मूल्य पाया जाता है। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं, तो फफूदी हैं या फंगी इसे बोला जाता है। कपास में पाए जाने वाले प्रमुख घटक कौन है, तो कपास में सेल्यूलोज पाया जाता है। लाइकेन किससे निर्मित होता है, तो कवक और शैवालों का ये सम्मिश्रण है। देखिए कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो पुष्प है। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है, तो मैग्नीशियम। और अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं, तो वातक तंत्र के द्वारा ये करते हैं लोग। देखिए कि कुनैन आवृत्ति बीजी पादप का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा ये मलेरिया के उपचार के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मलेरिया के उपचार के लिए कौन सा पादप जरूरी है, तो सिनकोना के छाल हो जाएगा। देखिए कि सेब में पाए जाने वाले लाल रंग, आप सेब जब भी खरीदते होंगे तो लाल लाल लेते होंगे, तो उसका कारण क्या है, एंथोसाइनेनिन हो जाएगा। टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन हो जाएगा। और शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम सोरोसिस है, तो ये याद रखेगा। सर्पों के 20 ग्रंथियाँ किस अंग के समान है, तो एकेरुकी प्रणालियों के लार ग्रंथियों में पाया जाता है। तो देखिए कि जो सर्प होता है लोग, उसका जो मुख होता है, यहाँ पे मान लीजिए कि मुख है, तो यहाँ पे उसका ग्रंथि रहता है। आगे देखिए
नेपेथिस खासियाना नामक पौधे मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो मेघालय में पाया जाता है। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो शैलोभीत के नाम से जाना जाता है। घटपर्णी या कीट भक्षी के अंतर्गत आता है, जिसकी पत्तियों के पर्ण फलक घड़े के समान रूप में होता है और ये कीट को उसमें फंसा के और उसका भक्षण कर जाता है लोग नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। तो ये आप याद रखिएगा। कौन सा प्राणी अपने दांत में जल का संग्रह करता है? सॉरी, दांत नहीं, आंत। तो आंत में कौन सा संग्रह करता है? तो ऊंट हो जाएगा। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो इसका राइट हो जाएगा कोलोलस स्क्विड हो जाएगा। तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए इधर देखिए, लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? तो एक बीजीय बेरी हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होता है तथा इसके खाने वाला भाग प्रकंद बोला जाता है। लाल मिर्ची जिसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है, कैप्सेसिन होता है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो व्हेल है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु होता है उत्पन्न करता है? तो प्यूपा अवस्था में करता है। देखिए कि ये शहतूत के जो पत्ता होता है उसे खाता है लोग और ये बढ़ता है लोग धीरे धीरे। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु का शरीर तापमान होता है कितना होता है? तो ये बताएगा सदैव एक समान रहता है। देखिए आगे, समुद्री घोड़ा यानी सी हॉर्स किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? तो ये एक मछली होता है लोग। कौन सा स्तनपायी जो अंडे देता है बच्चे नहीं देता है? तो एक ही डना हो जाएगा। ये आप जरूर याद रखेगा। सभी क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट ही हैं। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन और मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग बनाता है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिए। अगला है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो ये शुक्राणु हो जाएगा। सील किस वर्ग की प्रणाली है? तो प्राणी है। तो देखिए कि स्तनपायी है। और कर्क देखिए किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो कैक्टस से प्राप्त होता है। डॉल्फिन किस वर्ग की प्रणाली है? तो प्राणी है, सॉरी। तो ये भी स्तनपायी है। अफिन या मार्फिन पुष्टे के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है, उसके दूध से प्राप्त किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो तना का। लहसुन की गंध का कारण क्या है? तो सल्फर यौगिक उसमें कारण होता है। सल्फर मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? तो शुष्क जहाँ पे रेगिस्तान होता है मेरुबंधीय बोला जाता है। जीरोफाइट के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेगा। इन पेड़ पौधों में देखिए कि जो जड़ होता है ये काफ़ी नीचे चल जाता है पानी की खोज के लिए, और पत्ता जो होता है छोटा छोटा होता है, कोमल होता है, और देखिए कि इसमें कांटा होता है जिसमें अपना पानी उसमें संचय करके रखता है लोग। जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीव को उभयचर के नाम से जाना जाता है, एम्फीबियन। तो ये तो पहले ही हम बताए थे, जिससे कि मेढक हो जाएगा। आगे देखिए, अधिपादप अन्य पौधे पर क्यों निर्भर रहते हैं? तो यांत्रिक सहारे के लिए। टिक और माइक किस जीव वंश से संबंधित है? तो मकड़ी से ये संबंधित है लोग। जुगनी की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? तो ल्यूसीफेरस के कारण होता है। सन हेप्स रे से किससे प्राप्त होता है? तो फ्लोएम से। लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? तो लिग्यूम मूल ग्रंथियों में ये पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुआ था? तो 1859 में। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होता है? तो जीवाश्म से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होता है। जीवों के विकास यानी कि इवोल्यूशन के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? तो सैलामेंडर, अजगर और कंगारू हो जाएगा। किन कोशिकीय जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? तो सरीसृप में। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र इसमें पाया जाता है। तो ये आप याद रखेगा। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पादन किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? तो अपरा हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। चमगादड़ कैसा प्राणी है? तो ये नियत तापमापी है, वार्म ब्लडेड। विज्ञान के पहली ओटोनोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म यानी फोसिल। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता है, तो ये शुतुरमुर्ग हो जाएगा। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप को हेलोफाइटा के नाम से जाना जाता है। तो ये आप याद रखेगा। एंट
अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाई जाती है? तो आंत में। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है तो जाइलम ऊतक में जमा रहता है। डीएनए देखिएगा कि डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र किस प्रावस्था में बनते हैं? तो इसका ये हो जाएगा इस प्रावस्था हो जाएगा। अब इधर देखा जाए, डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए किस जीव का महत्व है? तो ये डाइटम हो जाएगा। और पपीते का पीला रंग का कारण क्या है? तो कैरी का जेनथिन हो जाएगा। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो तना से। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से हो जाएगा। इसे भूरी शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तन करते हैं क्या कहलाते हैं? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु इसे बोला जाता है, तो ये याद रखेगा। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि ये जीव द्रव संकुचित होकर मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचय होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो ग्लाइकोजन है। देखिए कि तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छर नियंत्रित में मदद होता है? तो गेम्बुआ फिश हो जाएगा। छोटा छोटा मछली होता है लोग। बिस्फेनॉल ए क्या है? तो ये खाद्य संवेष्टित सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एक रसायन है। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। तो ये तो हम लोग पहले ही देख लिए हैं लोग डिटेल में। इसमें देखिए कि प्रतिजैविक मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? तो जीवाणुओं से प्राप्त होता है। ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य बीकर उपस्थित होता है? तो जाइमेंस हो जाएगा। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो बहुप्रभाविता का नियम बोला जाता है। देखिएगा कि क्यूनिन अथवा कुनैन किसकी छाल से प्राप्त होता है? तो सिनोक्विना के छाल से प्राप्त होता है। एक ये वृक्ष है। मेंडल ने अपने वंशगति नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो मटर का प्रयोग किया था। इसका वैज्ञानिक नाम गार्डन पी होगा। देखिए कि ग्रेंडर जॉन मेंडल जो 1822 से 84 को आधुनिक अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 1822 में हुआ था, मृत्यु 1884। सूखा सहिष्णुता के संबंध में हार्मोन है, तो एबिसिटिक अम्ल हो जाएगा। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में। इसमें देखिए कि सीप, घोंगा, स्विच, कौड़ी, एकोटोपस, कटल फिश और मोलास्का संघ ये प्रमुख जीव हैं। तो ये सभी मोलास्का संघ के अंतर्गत आता है लोग, तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। तो चलिए अगला जो टॉपिक है कोशिका है, तो इसे देखा जाए। तो देखिए इसमें जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है, यानी पावर हाउस? तो इसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता अल्टमैन है, तो ये भी आप याद रखिएगा। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है, तो इसे क्रेब्स चक्र के नाम से जाना जाता है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड दोनों से मिलकर बननी होती है, तो ये याद रखेगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? तो ये प्लीहा में पाया जाता है, स्प्लीन में, तो ये याद रखेगा। स्प्लीन भी याद रखना है, इंग्लिश भी। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? तो ये छिपकली में नहीं पाया जाता है लोग। थोड़ा सा इसके बारे में हम बताएं तो जैसे देखिए कि जो लिंग गुणसूत्र होता है तो मनुष्य में 23 जोड़ी होता है। और तो मान के चलिए कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है, तो थोड़ा सा हम बता देते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि फीमेल और मेल, तो मेल और फीमेल दोनों में 22 जोड़ी समान होता है लोग, लेकिन 23वां जो जोड़ी होता है इसी के द्वारा लिंग निर्धारण होता है। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र के द्वारा होता है, तो 23वां के द्वारा होता है। और यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि यहाँ पे X होता है, वहाँ पे X और Y होता है। तो अगर इधर से X ही आएगा और इधर से X आया तो वो हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग, और इधर से X और इधर से अगर Y आ गया तो वो हो जाएगा पुल्लिंग। तो ये निर्भर करता है मेल के गुणसूत्र पे, तो ये हमेशा याद रखेगा। और देखिए कि दुनिया में ऐसा भी जीव है लोग कि जिनके गुणसूत्र पे ये नहीं होता है, निर्भर नहीं करता है, जैसे छिपकली हो गया लोग। ये ताप पे निर्भर करता है, यानी कि ज़्यादा अगर ताप होगा तो यहाँ पे जो छिपकली होगा वो मेल होगा, और कम तापमान पे अगर होगा तो वो छिपकली फीमेल हो जाएगी। तो ये आप याद रखेगा। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, तो देखिए कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति जो होता है वो नहीं पाया जाता है।
थोड़ा सा आप इसके बारे में अगर देखें कि जंतु कोशिका में जो कोशिका भित्ति होता है ये चरकोट होता है, यानी कि इस प्रकार थोड़ा सा होता है। और कोशिका भित्ति के कारण ही जो पादप होता है लोग उसके ऊपरी हम लोग त्वचा को छूते हैं तो ठोस महसूस होता है, तो इसी के कारण ये ठोस होता है। तो ये आप याद रखिएगा। आगे देखिए, पिंड कहाँ पाई जाती है, तो ये अंडाशय में पाया जाता है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं, तो एपोप्टोसिस बोला जाता है, तो ये याद रखिएगा। केंद्रक यानी न्यूक्लियस के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिका में डीएनए पाया जाता है, तो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है लोग। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो हम लोग देखे हैं लोग कि ये कोशिका के पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, इसके खोजकर्ता अल्टमैन है। हरित लवक के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, हरित लवक ये जीव जंतु में नहीं पाया जाता है बल्कि आपका पादप में पाया जाता है। तो अब आप देखिए कि पादप में जो रंग बिरंग का फूल होता है, तना होता है, उसके बाद ये होता है, तो वो किसके कारण होता है, तो हरित लवक के कारण होता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में भी काम करता है, तो ये सभी आप याद रखिएगा। आगे देखेंगे लोग कि किसे कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है, तो ये लाइसोसोम को बोला जाता है। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब ये इसमें जो कोशिका मतलब जिसका काम हो जाता है वो कोशिका जब इसमें आता है तो ये पचाते वक्त क्या करता है कि खुद के ही कोशिका को पचाना स्टार्ट कर देता है। तो ये आप याद रखिएगा। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है, देखिए आगे, मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो तंत्रिका ऊतक में नहीं होता है। तो ये याद रखेगा, जो दिमाग में पाया जाता है। कौन सा भाग पादप और जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली हो जाएगा, कोशिका द्रव और केंद्रक ये पाया जाता है। आगे देखिए कि हाइपरप्लासिया का अर्थ क्या होता है, तो कोशिका के आकार में वृद्धि होना ही हाइपरप्लासिया बोला जाता है। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, तो जॉनसन के द्वारा किया गया था। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की, तो इसका हो जाएगा टेमिन और बाल्टीमोर के द्वारा ये खोज किया गया था। आगे देखेंगे लोग कि जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो प्रभाविता बोला जाता है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है तो इसे देख लिया जाए। कोशिका का जीवित अंश द्रव जीव द्रव कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है, तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के मिलने से बनता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, तो राइबोसोम हो जाएगा। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होता है। और देखिए कि कौन सा तत्व पौधे की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है, तो कैल्शियम हो जाएगा, तो ये याद रखेगा। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा की होती है। किसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, तो जीव द्रव को बोला जाता है भौतिक आधार। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति जगत में पाया जाता है, तो ये हरित लवक हो जाएगा, ये तो अभी हम बताए भी हैं। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है, तो क्लेरिस लिनियस है। और दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है, तो जीव द्रव तंतु के माध्यम से होता है। प्लाज्मोडेम मेटा इसको इंग्लिश में बोला जाता है। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं, तो पोटेशियम हो जाएगा। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की गई है, तो गोल्जी काय को ये बोला गया है ट्रैफिक पुलिस, तो ये याद रखेगा। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है, तो ये लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना यूनिट ब्रेमेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, तो रॉबर्टसन के द्वारा 1959 में प्रस्तुत किया गया था। कोशिका भित्ति यानी सेल वाल की संरचना कैसी होती है, तो पारेगम होता है, यानी कि आर पार हो जाने वाली। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैल्सीसेप्टी होता है। और विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका सेरिबलम की गैल्यूनिस सेल होता है। और मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है, जो केवल स्त्रियों में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है, जो दिमाग में पाया जाता है। और उसके बाद देखिए कि पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु स्पर्म में पाया जाता है। सबसे बड़ी पादप कोशिका कैलेप्सोटैक्सीफोलिया है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कि पुरुष के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु की निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होता है। पहले देखिए पोषक यानी न्यूट्रिशन देखना है कोशिका के बाद ये है, तो आइए देखा जाए इसको। तो देखिए मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है, तो ये हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन को बोला जाता है शरीर निर्माणकर्ता, तो ये आप याद रखेगा। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, तो दूध हो सकता है, गाजर हो सकता है, शलजम हो सकता है, तो ये आप याद रखेगा।
और शकरकंद में भी विटामिन ए पाया जाता है, तो ये भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुर मात्रा किस पदार्थ में होता है, तो मूंगफली में ये देखिएगा कि दोनों पाया जाता है। शरीर में तत्वों के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मीय के ह्रास के अवरोधक का काम करता है, यानी ऊष्मा के क्षय होने से बचाता है। देखिए कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किस प्रोटीन तत्व से होता है, यानी किस पोषक तत्व से होता है, ये पूछ रहा है। तो प्रोटीन के द्वारा होता है। किस विटामिन को हार्मोन विटामिन के नाम से जाना जाता है, तो विटामिन डी को जाना जाता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायता है, तो ट्रिप्सिन हो जाएगा। और देखिए सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो लगभग 45 ग्राम होना चाहिए। स्तनपान कराने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो ये आप याद रखेगा। देखिए कि लार यानी स्लाइवा किसके पाचन में सहायता करता है, तो स्टार्च के पाचन में ये सहायता करता है। अलसी और उसी को तीसी बोला जाता है, किसका प्रचुर स्रोत है, तो ओमेगा 3 का ये वसीय अम्ल जो होता है उसका प्रचुर स्रोत है। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस आंत में होती है, तो छोटी आंत में होता है। मांस की तुलना में मछली सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है, क्योंकि देखिए है कि बहु संतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण आसानी से ये पच जाता है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है, तो लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है, तो ये याद रखेगा। उसके बाद देखिए पालक के पत्तों में किस पोषक तत्वों की मात्रा सबसे अधिक होता है, तो आयरन यानी कि लौह अयस्क। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है, तो रेनिन। और देखिए कि ये जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है रेनिन की मात्रा घटते जाता है, जिसके कारण देखिए कि बड़ा आदमी या बुजुर्ग आदमी को दूध पचाने में बहुत कष्ट होता है या नहीं पच पाता है। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है, तो यकृत में भंडारित होता है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। सेब का हृदय रोगी के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें पोटेशियम का स्रोत अच्छा खासा होता है, और पोटेशियम जो हृदय रहता है उसके निर्माण में और उसके सहायता करता है। देखिए कि दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व पाए जाते हैं, इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है, तो ये याद रखेगा। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा जिसमें पाई जाती है, तो सोयाबीन में पाया जाता है। एल्फा कीरोटीन नामक प्रोटीन शरीर में किस अंग में पाया जाता है, तो त्वचा में पाया जाता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन होता है, तो ग्लूटेन होता है, तो ये याद रखेगा। गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्का पीला रंग का दिखाई देता है, तो आप जब देखिए कि गाय का दूध पीला रंग दिखाई देता है तो किसके कारण, कैरोटीन के कारण। और गाजर का रंग भी पीला हल्का दिखाई देता है, कैरोटीन के कारण ही। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण दिखाई देता है, तो कैसीन नामक प्रोटीन के कारण। विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होगी, तो आंवला में होता है अच्छा खासा। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो सूर्य की किरणें है। और विटामिनों का निर्माण शरीर में होता है। देखिए किस विटामिन का निर्माण शरीर में होता है हमारे, तो विटामिन बी और B3 हो जाएगा और डी हो जाएगा। कौन सा विटामिन स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता करता है, तो विटामिन B6 हो जाएगा। सब्जियों से मुख्यतः हमें प्राप्त होता है, तो विटामिन प्राप्त होता है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, तो पानी में कोई कैलोरी नहीं होता है, तो 0 हो जाएगा। बासमती चावल दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। और दूध में कौन सा सेकेराइड उपस्थित होता है, तो लैक्टोज होता है। और आगे देखेंगे लोग कि किस विटामिन की कमी से स्कर्विक रोग होता है, तो विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। तो इसे देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्विक अम्ल भी है, तो ये भी याद रख सकते हैं। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो यकृत को प्रभावित करता है। आगे देखेंगे लोग कि किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होता है, तो थ्रोम्बिन हो जाएगा। पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है, तो पौधे में स्टार्च के रूप में और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन होते हैं, विटामिन क्या होता है, तो देखिए कि विटामिन आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है और ये रोगों से सुरक्षा कवच देते हैं लोग। देखिए कि शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है, तो ये याद रखेगा। इसके बाद देखें कि कैसिमिस फंग ने किस पोषक तत्व की खोज किया था, तो विटामिन का, तो ये याद रखिए विटामिन के खोजकर्ता फंक है। विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ में है, तो देखिए कि यौड यकृत तेल, शकरकंद, गाजर, पालक ये सब में विटामिन ए पाया जाता है। देखिए कि मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। शारीरिक वृद्धि, भार और कमी
कर्णिका तथा त्वचा संबंधित रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबाइलेमिन है, और इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे लोग इसी में, इसीलिए और नहीं बता रहे हैं। खट्टा फलों में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन सी होता है, यानी एस्कॉर्बिक एसिड। घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन सी। किरोसिन नामक किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B12 हो जाएगा। थायमिन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B1 का। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो बी और सी विटामिन जल में घुलनशील होता है लोग। पेलाग्रा एस्कॉर्बिक नामक रोग किन विटामिनों की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B3 और विटामिन सी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है। और ये देखिए कि सूर्य के जो सुबह वाला जो किरण होता है उसमें विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिक्टियस हो जाएगा, जो त्वचा फटने लगेगा। रक्त का थाका बनने में विटामिन के का आवश्यकता होता है। इसके बाद देखिए कि किस विटामिन की कमी के कारण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ए को बोला जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में पाया जाता है। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन होता है? तो B1 होता है, यानी थायमिन। देखिए कि भोजन में रेशे का महत्व क्या है, यहाँ पे बताया गया है। तो भोजन में रेशे की अधिकता पाचन क्रिया में सहायता होता है, और रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावना कम हो जाती है। देखिए कि दीर्घमान खनिज, और यहाँ पे खनिज तत्व दिया गया है और यहाँ पे महत्व दिया गया है। कैल्शियम देखिएगा कि दांतों अस्थियों की रचना, रुधिर स्कंदन, तंत्रिका और पेशियों की कार्य में बहुत ज़्यादा जरूरी है। फास्फोरस का जरूरत है दांतों और हड्डियों की रचना में, अम्ल क्षार संतुलन में, और ATP और DNA के निर्माण में। गंधक देखिएगा कि इसका अनेक अमीनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन और विटामिन की घटक हैं। पोटेशियम देखिए कि अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन और तंत्रिकाओं की कार्य की में ये काम करता है। कोलिन देखिए कि जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन है। और सोडियम का बात किया जाए तो सोडियम हो जाएगा अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्य की। मैग्नीशियम देखिए कि ग्लाइकोलाइस तथा ATP पे आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का घटक होता है। यहाँ पे खनिज दिया गया है और प्रमुख स्रोत दिया गया है। लौह देखिए कि पालक में पाया जाता है, केला और खजूर में भी पाया जाता है। पोटेशियम देखिए पालक में पाया जाता है। आयोडीन युक्त नमक में पाया जाता है। कैल्शियम दूध और अंडे में पाया जाता है। कौन सा तत्व किडनी में पथरी बनाने से रोकता है? तो मैग्नीशियम हो जाएगा। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? आंवला। एक असंतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों किस अनुपात में होनी चाहिए? तो 1/2 प्रोटीन होना चाहिए, 1/4 वसा होना चाहिए, और 3/5 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। किस पोषक से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है? तो वसा से। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म यानी मंद बुद्धि और बौनापन हो जाता है? तो आयोडीन की कमी के कारण। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए। विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकता है, तो ये थोड़ा याद रखेगा। अब यहाँ पे देखना है विटामिन के कार्य देखना है, तो यहाँ पे वसा में घुलनशील विटामिन दिया गया है। विटामिन उपापचयी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न रोगों से शरीर में की रक्षा करते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन दिया गया है। इसमें दिया गया है नाम, स्रोत, कार्यकी प्रभाव और कमी से प्रभाव। तो सबसे पहले देखिए विटामिन ए का बायोलॉजिकल नाम रेटिनॉल है, और देखिए कि इसका स्रोत है कैल्शियम युक्त फल, यकृत और अन्य संश्लेषण कोशिकाएं, और गाजर वजर इस सब में भी पाया जाता है, आम में भी पाया जाता है, तो ये सब याद रखिएगा। इसका प्रभाव देखिए कि दृष्टि रंगों का संश्लेषण, एपिथीमियम और स्तरों की वृद्धि एवं विकास में काम करता है। कर्णिका और त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध होना इसके कमी के कारण। विटामिन डी देखिएगा ये कैल्सीफेरल है, और ये देखिए कि मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दा, अंडे, ईस्ट सूर्य के प्रकाश द्वारा ये प्राप्त होता है। इसका प्रभाव देखिए कि कैल्शियम फास्फोरस उपचाई और हड्डियों और दांतों की वृद्धि कराता है, और इसकी कमी के कारण जो रोग होता है सूखा रोग, ऑस्टियोलिसिस, वयस्कों में रिक्टियस जैसा बीमारी हो जाता है, तो ये आप सभी याद रखिएगा। आगे देखिए विटामिन ई, टेकोफेरल इसका बायोलॉजिकल नाम है। तेल और गेहूं अंकुरित ये हो जाएगा अंकुरित भोजन में, अंडे की जर्दी और सोयाबीन में पाया जाता है। कोशिका काला की सुरक्षा,
और जनन क्षमता में वृद्धि और पेशियों की क्रियाशीलता में ये काम आता है। जनन क्षमता में कमी और एपिथेलिया कमज़ोर हो जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। विटामिन के देखिए कि इसका बायोलॉजिकल नाम फिलोक्विनोन है और ये हरी सब्जियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी और सोयाबीन आदि के बैक्टीरिया में ये पाया जाता है। यकृत में देखिए कि प्रोटीन का संश्लेषण ये करता है और चोट लगने पर थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव हो जाता है इसके कमी के कारण। जल में घुलनशील विटामिन देखिए इसमें आपका आ जाएगा B1, B2, B3, B5, B6, जितना बी वाला है ये सब, और उसके बाद सी आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से देखना स्टार्ट किया जाए तो देखिए B1 यानी थायमिन अनाज, फलिया, सोयाबीन, अंडा, मांस के स एंजाइम के घटक है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा अपचायिक क्रियाओं के स एंजाइम होता है और इसके कमी के कारण बेरी रोग होता है। B12 देखिए राइबोफ्लेविन इसका बायोलॉजिकल नाम है। पनीर, अंडा, येस्ट, हरी पत्तियां, दूध और यकृत और मांस में ये पाया जाता है। उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम FAD तथा FNM का घटक है। केलोसिस रोग होता है इससे। B3 निकोटीन अम्ल ये इसका बायोलॉजिकल नाम है। ईस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा, फलियां ये सब में पाया जाता है। और देखिए कि उपचयन में महत्वपूर्ण सह एंजाइम NAD तथा NADP इसका घटक है। टेलीग्रा रोग होता है इसके कमी के कारण। B5 देखिए पेंटोथिमिन अम्ल इसे बोला जाता है, बायोलॉजिकल नाम है इसका। अंडा, यकृत, दूध, मांस, टमाटर, मूंगफली, गन्ना में पाया जाता है। कीटाबोलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और स एंजाइम ए का घटक भी है। इसके कमी के कारण चर्म रोग हो जाता है, वृद्धि कम हो जाता है, बाल सफ़ेद हो जाता है, जनन क्षमता कम हो जाता है। इसके बाद देखिए कि B6 या पायरिडॉक्सिन इसका बायोलॉजिकल नाम है। दूध, ईस्ट, अनाज और मांस में, यकृत इस सब में पाया जाता है। अमीनो अम्ल के उपापचयन में स एंजाइम है और देखिए कि रक्त क्षीणता, चर्म रोग और पेशिया गठन हो जाता है। इसके बाद देखेंगे B7, तो B7 का बायोलॉजिकल नाम बायोटीन है। देखिए कि मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल में पाया जाता है। वसीय एवं अमीनो अम्ल सहित कई अन्य पदार्थ इसका संश्लेषण करता है लोग। चर्म रोग और बालों का झड़ना इसका महत्वपूर्ण कारक है। B9 फॉलिक अम्ल समूह है। हरी पत्तियां, यकृत, सोयाबीन, ईस्ट और फलियां इसका ये हो जाएगा, इसमें पाया जाएगा। वृद्धि रुधिर रणुओं का निर्माण करना, DNA का संश्लेषण करना इसका प्रमुख कार्य है। इसके कमी के कारण रक्त क्षीणता यानी कि खून की कमी और वृद्धि में कमी हो जाएगा। B12 देखिए कि साइनोकोबाल्मिक इसका बायोलॉजिकल नाम है। मांस, मछली, अंडा, यकृत, दूध आदि के बैक्टीरिया में ये पाया जाता है। वृद्धि रुधिर इसका निर्माण न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण करता है। रक्त क्षीणता और तंत्रिका तंत्र के विकार इसका कमी के कारण ये प्रमुख बीमारी हो सकता है। एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन C आंवला, नींबू, खट्टा फल और टमाटर ये सब में पाया जाता है। इसमें देखिएगा कि अंतराकोशीय सीमेंट कोलेजन तंतुओं में भी इसका काम होता है। स्कर्वी रोग इसके कमी के कारण होता है और मसूड़ों से सूजन हो जाता है, उससे खून भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब याद रखिएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। इसका कार्य रक्त स्कंदन का है। यकृत में प्रोटीन का निर्माण भी ये करता है। इसके बाद जो हम लोग का टॉपिक है पादपों की अकार्यिकी, प्लांट मॉर्फोलॉजी हो जाएगा। तो देखा जाए इसको, तो देखिए पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है, तो जाइलम के द्वारा चढ़ता है। इसे हम बार बार पढ़ा दिए हैं। एक बीज जिसके अभाव में अंकुरित हो सकता है, तो प्रकाश के अभाव में भी अंकुरित बीज हो सकता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण में किस प्रकाश में अधिक होता है, तो लाल प्रकाश में। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो विनाइट्रीकरण बोला जाता है इसे। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के समय। वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं, तो एब्सिसिक अम्ल या इथाइलिन ये काम करता है लोग। पुष्पित पौधे के बीज किसके बने होते हैं, तो भ्रूण खाद्य संग्रह और आवरण का होता है। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका का होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। फोटोसिंथेटिक हो जाएगा। देखिए कि यदि हम केचुए अथवा जोक पर नमक छिड़कते हैं तो वो क्यों मर जाते हैं, तो परासरण प्रघात के कारण ये मर जाते हैं। कौन सी फसल मिट्टी में अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करता है लोग, तो मटर हो जाएगा।
कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? तो सोडियम ये आवश्यक नहीं है। इसके बाद देखिए कि वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो ये कार्बनिक जैव उर्वरक है वर्मी कंपोस्ट। किसी पौधे को औषधीय भारतीय चिकित्सा कहा जाता है? तो आंवला। अफीन पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूलों से प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए कि सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक एंजाइम तत्व को क्या कहते हैं? तो प्रोटोजाइलम बोला जाता है। कॉफी पौधे की किस भाग से प्राप्त होता है? तो बीज से। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? तो शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। और जो प्यूपा होता है लोग शहतूत का पाता खाता है लोग। इसके बाद देखिए कि इधर देखा जाए भ्रूण की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो थायोबाइसेसिस डिनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। किस समूह में पौधे के जीवन चक्र को 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? तो टेरिडोफाइडा हो जाएगा। वायु प्रदूषण के रूप में लाइकेन को जाना जाता है। तो ये तो बार बार क्वेश्चन आता है। अंडाशय विहीन पुष्पविद क्या कहलाते हैं? तो जिम्नोस्पर्म बोला जाता है। बरगद की शाखाओं से निकलने वाले जड़ों को क्या कहते हैं? तो इस स्तंभ मूल बोला जाता है। परजीवी पौधे अपने पोषक से किस अंग द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं? तो चूस्कांक के द्वारा ये प्राप्त करता है लोग। किस प्रकार के पौधे की जड़ों में द्वितीय वृद्धि पाई जाती है? तो द्विबीजीय पौधे में ये पाया जाता है। नागफनी में पत्तियां किस में रूपांतरित हो जाती है? तो कांटों में। गेहूं धान जौ में कैसे जड़ें पाई जाती है? तो तंतुमय जड़ें पाया जाता है। देखिए कि रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधे में पाया जाता है? तो प्राय एक बीजीय पौधे में पाया जाता है। कौन सा मरुभंडीय पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है? तो एकेसिया हो जाएगा। पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज को बोला जाता है। यहाँ पे दिया गया है पादप और प्रयोग योग भाग दिया गया है। तो देखिए कि लहसुन प्याज का हम लोग सलकंद उपयोग करते हैं लोग। हल्दी और अदरक का प्रकंद हो जाएगा। अरबी और जिमी कंद का घन कंद हो जाएगा। आलू का कंद और स्तंभ कंद इसका उपयोग किया जाता है। हार्मोन विकार से भिन्न क्यों है? तो क्योंकि देखिए ये हार्मोन उपचारी क्रियाओं में पूर्णतः प्रयुक्त होते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होते हैं क्योंकि उसमें CO2 का निष्कासन नहीं होता है। प्याज किसका परिवर्धित रूप है? तो तने का है। देखिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश में होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद जो हम लोग का टॉपिक है कंकाल तंत्र है। तो आइए देखा जाए इसे। मानव भ्रूण में हृदय का प्रारंभ होता है। तो विकास के चौथे और 5वें सप्ताह में होता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो 29 होता है। अस्थि का मतलब हड्डी हो जाएगा। इसके बाद देखें कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे है? तो एक ऐसे रुज रंजू में पाया जाता है यानी पिनियल कार्ड में। ये मस्तिष्क में मिलेगा। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? तो 206 होता है और जो जन्म के समय 300 होता है। तो ये याद रखिएगा। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? तो दंत वल्क है जो दांत के ऊपर पाया जाता है। देखिए कि शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का कार्य क्या होता है? तो जोड़ और प्रतिस्पादन करना। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जिसे स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर होता है जो जांघ में पाया जाता है। देखिए कि अकेरुसु रंजू में कितने जोड़ी तंत्रिका होती है? तो 31 जोड़ी। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 12। मानव शरीर के डिब्बा वाहिनी नली में शुक्राणु डिंब को निषेचन करता है। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 65% होता है। देखिए कि अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? तो कैल्शियम और फास्फोरस के द्वारा निर्माण होता है। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है? तो जबड़े की है। परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से कौन सा रक्षा करता है? तो उल्वा रक्षा करता है, उल्व। इसके बाद देखिए कि मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? तो कोलम या स्लेक्निक गुहा हो जाएगा। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्दीभवन किसके द्वारा होता है? तो घनाकार उपकला के द्वारा।
कंडरा ये क्या है, या टेंडर इसे इंग्लिश में बोला जाता है, तो दोनों याद रखेगा। किसको जोड़ता है, तो पेशी को अस्थि से जोड़ता है। और स्नायु जो है ये किसको जोड़ता है, तो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। देखिए कि ये पूछता है कभी कभी, स्नायु और कंडराएं कैसे ऊतक हैं, तो संयोजिक ऊतक हैं, ये जोड़ने का काम करता है लोग। अस्थनियों की अस्थि उपास्थिति से क्यों भिन्न कैसे होते हैं, तो हेर्बिशियन नलिकाओं के कारण। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है, तो ओसिन का बना होता है। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लौह मुख्यतः होते हैं, तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट के होते हैं। कौन से लसिका में किन रुधिराओं की अनुपस्थिति होता है, तो लाल रुधिका आरबीसी हो जाएगा। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग और खुर के निर्माण में सहायक होते हैं, तो कीरेटिन हो जाएगा। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन हो जाएगा। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट हो जाएगा, तो ये याद रखेगा। मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार कोशिकाओं में होता है, तो देखिए कि ओस्टियोक्लास्ट के द्वारा होता है। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों में होता है, तो संयोजिक ऊतकों में होता है। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां होती है, तो 300 होता है। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियां होती है, तो हाथ में, तो ये याद रखेगा कि हाथ में सबसे ज़्यादा अस्थि होता है। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़े होते हैं, तो अचल संधि के द्वारा। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है, तो अल्ना और ह्यूमरसन हो जाएगा। देखिएगा मनुष्य की श्रोणी मेखला में 3 अस्थियां, इसमें 3 अस्थियां कौन कौन है, तो देखिए इरिचयम, इलियम और प्यूबिन उपस्थित होता है। इसके बाद जो हम लोग का टॉपिक है श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए देखा जाए। श्वसन में बाहर निकलती वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होता है, तो 4%। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं, तो श्वसन नली प्रक्रिया के द्वारा। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है, तो केवल त्वचा से ये करता है। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति को श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, तो ये याद रखेगा, इससे पता चल जाता है। चलिए इसके बाद देखिए कि श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग में बाहर निकली वायु में लगभग ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो 17% होता है। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का श्वसन करता है, तो आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। अब अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करता है, तो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है, तो एपिटॉक्सिस के द्वारा बंद हो जाता है। फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रुधिर के द्वारा यानी ब्लड के द्वारा। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होता है, तो कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है, तो ये याद रखेगा। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है, तो ATP अणु में हो जाएगा। पहाड़ों पर रहने वाले आरबीसी की संख्या अधिक होती है, क्योंकि पहाड़ों पर देखिए कि वायु कम संघनित होता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा अपचयन के प्रमुख अंतिम उत्पादक कौन है, तो CO2 और पाइरुविक अम्ल हो जाएगा। अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो ग्लाइकोलोमा होता है, तो ये आप याद रखेगा। ग्लाइकोलाइसिस होता है। मानव शरीर में श्वसन दर लगभग कितना होता है, तो 12 से 15 होता है प्रति मिनट। चलिए देखिए ग्लाइकोसिस में अंत में ग्लूकोजन पाइरुविक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। ग्लाइकोलिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, तो कोशिका का द्रव में पाया जाता है। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा CO2 की कमी और SO2 की अधिकता यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा होने के कारण। देखिए कि फेफड़ों की कुपिकलाओं में गैस विनियमित किस प्रकार होता है, तो सक्रिय ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थिर है, तो मेंडुला अर्बागेटा तथा पोन्स में स्थिर है। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है, तो प्लूरी कला का बना होता है। सर्वाधिक
CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? तो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP के अणुओं का निर्माण होता है? तो 24 ATP अणुओं का निर्माण होता है। ग्लाइकोलिसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होगा? तो 2 हो जाएगा। किण्वन अथवा अनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो लुई पास्चर हो जाएगा। ईस्ट में ये खोजा गया था। फेफड़ों तथा अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं आलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फुफ्फुस शिरा हो जाएगा। श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो गैनांक श्वसन मापी के द्वारा ये किया जाता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनक्सिया कहलाता है। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय के धड़कने की औसत दर कितना होता है? तो 72 बार प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला चैप्टर है पाचन तंत्र। तो हम लोग अब पाचन तंत्र को देखा जाए। देखिए कि लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो इसका हो जाएगा स्टार्च के रूप में ये होता है। वसा का पाचन करने वाला लाइमेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा होता है, पेंक्रियाज। इसके बाद देखिए कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो वसीय अम्ल ग्लाइसरोन प्राप्त होता है। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? तो सिक्रेटिन हो जाएगा। पीत का संचयन कहाँ होता है? तो पित्ताशय हो जाएगा। देखिए कि पीत यानी कि बाइल का निर्माण यकृत में होता है। यह वसा को वसीय अम्लों में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? तो आंत में। आमाशय के भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? तो गैस्ट्रिन हो जाएगा। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? तो हल्के अमीनो माध्यम हो जाएगा। आमाशय स्टोमच की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? तो क्रमश संकुचन बोला जाता है। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो पीत में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट रूप में शरीर में संग्रहित होता है तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। आमाशय में भोजन जीवाणु को कौन सा नष्ट करता है? तो HCl हो जाएगा। मानव शरीर के किस संरचना में कृत्रिम पेरिस्किया होता है? तो बड़ी आंत में पाया जाता है। मानव शरीर का वह अंग कौन सा है जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? तो यकृत हो जाएगा। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत ही होता है। चलिए इधर देखिए कि आमाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पादक ग्लूकोज होता है। कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए कि मम्स या गलसुआ पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है जिसमें पैरोटिक्स ग्रंथि में सूजन, जलन और दर्द होने लगता है। लैंगर-हैंस दीपिकाय किस अंग में पाया जाता है? तो अग्नाशय यानी पेंक्रियाज में। मानव शरीर में किस अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावन होता है? तो ये अग्नाशय हो जाएगा। जठर ग्रंथियां यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड किस अंग में पाई जाती है? तो आमाशय में। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? तो फाइब्रिनोजेंस और प्रोटीन हो जाएगा। यकृत में उपस्थिति कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? तो हिपरिन हो जाएगा। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पे पड़ता है? तो किडनी पे पड़ता है। मानव शरीर में पाचन अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। मानव शरीर में छोटी आंत होती है तो अवशोषण के लिए होती है। देखिए कि मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होता है। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो किडनी के द्वारा। इंसुलिन में कौन सी धातु होता है? तो जस्ता होता है और इंसुलिन के कमी के कारण शुगर रोग होता है, तो ये भी याद रख सकते हैं। मानव शिशुओं में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर दांत निकलता है, तो ये याद रखेगा। इसके बाद हम लोग का अगला जो टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र है, तो चलिए इसे देखा जाए। तो देखिए मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है।
एल्कोहल के निरावीशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? तो यकृत हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो रक्त अपोहन बोला जाता है। इसके बाद देखिए कि मानव शरीर में उत्सर्जन सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है? तो अमोनिया है, तो ये याद रखेगा। और उसके बाद देखिए कि मूत्र की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो एडीएच यानी एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन करता है और एल्बोस्टेरोन करता है। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र कितना मात्रा होता है? तो लगभग 1.5 लीटर होगा। उसके बाद देखिए कौन सा औषधीय मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करता है? तो डायूरेटिक हो जाएगा। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो किडनी हो जाएगा। हेपिकॉर्डिटा संघ के जीवों में किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होगा? तो कोशिका गुच्छा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जन अंग है, तो यहाँ पे देखिएगा ये जंतु दिया गया है, यहाँ पे मुख्य उत्सर्जित अंग है। मनुष्य का हो जाएगा किडनी यानी विक, अमीबा हो जाएगा त्वचा सतह और रिक्तिया हो जाएगा। केंचुआ देखिएगा कि उत्सर्जिकाएँ हो जाएगा। झींगा मछली हरित ग्रंथियाँ, फीता कृमि फ्लेम कोशिकाएँ, आर्थोपोडा हो जाएगा मैलपिंगी नलिकाएँ। और उसके बाद देखिए कि सिलिटेंड्रा हो जाएगा त्वचा सतह यानी कि मुंह। वृक्क में पथरी यानी किडनी स्टोन, यूरिक अम्ल कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फास्फेट के कारण बनता है, तो ये याद रखेगा। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाता है? तो नेफ्रॉन बोला जाता है। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कीरेटिन पाया जाता है। वृक्कों को यानी किडनी के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे कहते हैं यूरिनमिन बोला जाता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए इधर देखिए, मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? तो यूरियोटिलिक्स उत्सर्जन पाया जाता है। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन में ये होता है। वृक्क यानी किडनी से प्रति मिनट औसतन रक्त प्रवाह कितना होगा? तो 1 से 1.2 लीटर प्रति मीटर हो जाएगा। वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है? तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? तो पेरिटोनियम बोला जाता है उसे। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है हीमोटूरिया हो जाएगा। मानव शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो किडनी के कारण, किडनी के द्वारा। केंचुआ मुख्य रूप से अमोनोलेटिक्स यानी अमोलिक उत्सर्जन जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने से यूरियोटेलिक यानी यूरिया उत्सर्जन हो जाता है। देखिएगा कि अकेशुकीय जंतुओं में उत्सर्जन अंग दिया गया है, तो ये उत्सर्जन अंग हो गया और ये उत्सर्जित पदार्थ हो गया। तो ये किडनी है यानी वृक्क। रुधिर से मूत्र के रूप में उत्सर्जित जल और नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन करना है, इसका काम है। फेफड़ा यानी लंग्स, देखिए कि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन कर देता है। यकृत यानी लीवर, नाइट्रोजन पदार्थों का निष्कासन करता है। आंत देखिए कि कैल्शियम और धातुओं के लवण की आवश्यकताओं से अधिक मात्रा उत्सर्जन करता है। जलीय प्रणालियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्सर्जित होता है अमोनिया। गठिया रोग का क्या कारण है? कि रक्त में परिवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना। आमाशय की दीवारों का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? तो पेरिस्टालिस बोला जाता है उसे। डायूरेसिम की स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है, तो ये याद रखेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्सर्जी अंग के बाद तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम, तो चलिए देखा जाए। मानव की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो मेंडुला ऑब्लिगेटा में होता है। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? तो अनुकंपी तंत्रिका के द्वारा। प्रेरक कौशल यानी मोटर स्किल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो ललाट भाग। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो रोम्बेन सीफेलॉन हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान कहा जाता है, तो ये याद रखेगा। कम नींद आने की किस चिकित्सीय शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो अनिद्रा हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? तो अंतराली केंद्रक हो जाएगा। औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 1.36 किलोग्राम होता है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वयन कौन करता है? तो मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है यानी स्पिनल
कॉर्ड हो जाएगा। सेरिब्रम पल्सी का मस्तिष्क संबंधित विकार जो सामान्य छोटे बच्चों में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? तो हाइड्रा में। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होता है। और देखिए कि मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होगी? तो 31 जोड़ी। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस हो जाएगा। डिस्लेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग में संबंधित है? तो मस्तिष्क हो जाएगा। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होगी? तो मस्तिष्क को। तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो उत्तेजनाओं को प्राप्त करना और मेरुरंज और मस्तिष्क के आवेग भेजना। भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नार की तरंग गति किसकी दीवार की ग्रंथि के स्रवण का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? तो परानुकंपी तंत्र के द्वारा। कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वयन का कार्य करता है? तो तंत्रिका तथा अंतर्स्रावी तंत्र हो जाएगा। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित है? तो बुलिमिया हो जाएगा। जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित है? तो हाइपोथैलेमस में स्थित है। एपिथैलेमस किस ग्रंथियों से निर्माण होता है? तो पीनियल ग्रंथि या हेबुलिनिया हो जाएगा। मानव शरीर में कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। मांसपेशियों के रेशे में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होता है? तो सोडियम हो जाएगा। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो 3 भागों में। एक सेरिबलम हो जाएगा, एक सेरेबेलम हो जाएगा और ब्रेन स्टेम हो जाएगा। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तो तंत्रिका काक्ष बोला जाता है। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्र काक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण होता है? तो मेलिन हो जाएगा। सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? तो मस्तिष्क में। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिका में नहीं होता है। चिकित्सा उपकरण और उद्योग दिया गया है। सीटी स्कैन क्या करता है? शरीर में असामान्यताओं के लिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय में विकार का पता लगाता है। ऑटो एनालाइजर जैविक रासायनिक तत्वों की जांच में। पेसमेकर हृदय की गति नियंत्रण में ये काम करता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क पे केंद्रित है? तो सेरिबलम देखिएगा ये कार्य करता है। दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स बोला जाता है। देखिए कि प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम मार्शल हल ने की थी, तो ये याद रखेगा। अगला जो चैप्टर है रक्त परिसंचरण तंत्र है, तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम देखेंगे लोग। तो देखिए मानव शरीर में रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है, तो श्वेत रक्त कणिकाएं हो जाएगा यानी WBC। किस रक्त समूह का व्यक्तिगत सर्वदाता होता है? तो ये ओ हो जाएगा समूह। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है जिसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। वृद्ध व्यक्ति का रक्त दाब सामान्यतः बढ़ जाता है और एक समान व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? तो 7.35 से लेके 7.45 पीएच तक हो जाएगा। पीएच का मतलब हो जाएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये आप याद रखेगा। और देखिए कि 7 उदासीन होता है और 7 से अधिक जो होगा तो ये क्षार हो जाएगा, तो जो ब्लड होता है वो क्षारीय होता है। रक्त समूह के खोजकर्ता कर्ल्स लैंडस्टीनर है। RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? तो बंदर से संबंधित है। AB रक्त व्यक्ति का किसी भी रक्त व्यक्ति के रक्त ले सकता है, इसलिए इसे सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यानी यूनिवर्सल रिसीवर के नाम से जाना जाता है। श्वेत रुधिर कोशिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? तो शरीर की प्रतिरक्षा कायम रखना। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होता है? तो कैल्शियम का। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट हो जाते हैं? तो प्लीहा में नष्ट हो जाता है लोग। देखिए कि मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से लेके 180 mmHg होता है। तो देखिए रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो तरल संयोजित ऊतक है। यदि एक पिता का रक्त A है और माता का रक्त O है तो उसकी संतान रक्त कौन सा हो सकता है? तो A और या O हो सकता है। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन किसके निर्माण करता है? तो लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। दिल का दौरा पड़ने के पहले 2 घंटे किस नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है, यानी कि इतना समय में अगर हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाए तो उस व्यक्ति के बचने का संभावना ज़्यादा हो जाता है और वो बच जाता है। मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है।
रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अधिक अधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकीमिया के नाम से जाना जाता है, यह रक्त कैंसर के नाम से। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना है। और देखिए कि इंसुलिन में कमी के कारण ही हाइपेटिस का बीमारी यानी कि शुगर हो जाता है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस में व्यक्त किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेलीलीटर में होता है। रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रियाएं, तो थ्रोम्बिन प्लास्टिड प्लस थ्रोम्बिन और कैल्शियम बराबर थ्रोम्बिन हो जाएगा। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन फ्राइमनीज हो जाएगा, और फ्राइमनीज रुधिर राणु, तो ये रक्त का थक्का बनेगा। तो ये आप याद रखेगा। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? तो एंजाइम हो जाएगा। प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को उत्तेजित करता है तथा इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना है। तो ये याद रखेगा। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनी क्या कहलाती है? तो हृदय धमनियां बोला जाता है उसे। लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी का मुख्य रूप से कहाँ बनती है? तो अस्थि मज्जा में बनता है। अस्थि मज्जा हड्डी के अंदर पाया जाता है, तो ये भी याद रखेगा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो लगभग 90% ये जल ही होता है। स्टार्च के जल अपघटन में कौन सा एंजाइम बनता है? तो एमाइलेज हो जाएगा। रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉथिंग बनने में फाइब्रोनिज का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है, तो ये याद रखेगा। हृदय की धड़कन नियंत्रित किसकी भूमिका होती है? तो सोडियम का इसमें भूमिका होता है। और आगे देखिए कि एंजाइम एक प्रकार का क्या है? तो जैव उत्प्रेरक है। एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड लगता है। रक्त दाब नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि के कारण होता है। देखिएगा कि हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है। इसके बाद देखिए कि अगला दिया गया है आगे। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या क्या प्रभाव पड़ता है? तो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो फोलिक एसिड की कमी के कारण होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी सिरा कौन सी है? तो ग्रेट सेफिनस सिरा होता है जो पैरों में उपस्थित होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है? तो 12,000 सीसी हो जाएगा। तो रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? तो सर्पगंधा का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि या बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी है, जिसे एरोटा बोला जाता है। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक बोला जाता है? तो प्लीहा को बोला जाता है। रक्तचाप रक्तदाब मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध रक्त का प्रवाह देखिए तो हृदय, इसके बाद महाधमनी, धमनियाँ, धमनियाँ और कोशिकांग अंग, तो ये दिया गया है। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी होनी चाहिए? तो 150 से 260 mg होना चाहिए प्रति 100 ml में। तो देखिए रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि देखिए कि इसमें रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी यानी एंटीबायोटिक क्या है? तो ग्लाइकोजन प्रोटीन है। सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति के कारण होता है? तो आरबीसी के कमी के कारण होता है। यहाँ पे रक्त परिसंचरण से संबंधित अंग और उसके कार्य दिया गया है। तो देखिए कि हृदय रक्त को संपूर्ण शरीर में परिवाहित करता है, यानी पंप का काम करता है, पंप करता है। धमनियाँ देखिए रक्त को हृदय से अंगों तक पहुँचाती है, और सिराए जो होता है रक्त को शरीर से हृदय तक पहुँचाता है। कोशिकाएं धमनी तथा सिरे के रक्त का सम्मिलन होता है। रिसेप्टिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षा का उत्पादन करती है? तो लिम्फोसाइट हो जाएगा। रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ है रक्त प्लाज्मा, हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। एम्बुलिन हो जाएगा, ऑस्टोमिक दाब स्थापित करता है। ग्लोबुलिन हो जाएगा, संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। और फाइब्रिनोज हो जाएगा, रक्त का स्पंदन करता है। कणिका विहीन रक्त का तरल पदार्थ क्या कहलाएगा? तो प्लाज्मा। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उसके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो AB और AB हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? तो
1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के बीच में होना चाहिए। एक वयस्क के रक्त में प्रति 100 मिली में हीमोग्लोबिन कितने मात्रा में होनी चाहिए? तो 14.5 ग्राम होना चाहिए। पेप्सिन, ट्रिप्सिन और टाइलिन एंजाइम पाचन में सहायक होते हैं, तो ये याद रखेगा। यहाँ पे दिया गया है माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह, तो यहाँ पे रक्त समूह दिया गया है। और यहाँ पे देखिएगा, आप थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे रक्त समूह, यहाँ पे संभावित रक्त और असंभावित रक्त। तो देखिए कि जहाँ पे ओ भेटा जाए लोग, यानी कि ओ माता और ओ पिता, तो वहाँ पे संभावित रक्त ओ ही हो सकता है, और असंभावित रक्त ए और बी और ए बी हो जाएगा, यानी इन तीनों में से कोई नहीं पाया जाएगा। ओ और ए अगर मिल जाए तो ओ ए और ए हो सकता है, बी और ए बी नहीं हो सकता है। ओ और बी हो जाए तो ओ बी हो सकता है, ए और ए बी नहीं हो सकता है। ओ और ए बी मिल जाए तो ए बी हो सकता है, ओ और ए बी नहीं हो सकता है। ए अगर मिलेगा लोग तो ए और ओ होने की संभावना बनेगा, बी और ए बी नहीं बनेगा। ए और बी अगर मिल जाएगा लोग तो ये चारों संरचना मिल हो सकता है। ए और ए बी अगर मिलेगा तो ए बी और ओ नहीं होगा, बाकी तीनों हो सकता है। बी और बी मिल जाए तो बी ओ हो सकता है, ए बी और ए बी नहीं हो सकता है। देखिए कि बी और ए बी हो जाए तो ए बी और ए बी हो सकता है, ओ नहीं हो सकता है। ए बी और ए बी दोनों मिल जाए तो ओ नहीं होगा, बाकी तीनों हो सकता है। समान रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? तो 100 से 120 दिन का होता है। रक्त में ग्लूकोजन की मात्रा वृद्धि को क्या कहते हैं? तो हाइपरग्लाइसीमिया बोला जाता है इसे। रक्त संबंधी समस्याएं देखिए, उच्च रक्तदाब हाइपरटेंशन बोला जाता है, और निम्न रक्तदाब को हाइपोटेंशन बोला जाता है। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा। हीमोफीलिया देखिए कि आघात से रक्त स्राव होता है, और रक्ता बोला जाता है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। धमनिया हृदय से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाता है लोग, तो ये याद रखिएगा। अगला चैप्टर है अंतःस्रावी ग्रंथि एवं हार्मोन, तो चलिए देखा जाए। तो इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि दूध निष्कासन हार्मोन यानी ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? तो ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, और देखिए कि इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे देखेंगे लोग, माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है? तो ये ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, तो ये याद रखेगा। मानव शरीर में परावर्तु ग्रंथि से स्रावित होने वाली परावर्तु हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा विनियमित करता है, तो ये याद रखेगा। किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन में होता है। इंसुलिन हार्मोन किस अंग को स्रावित करता है? तो अग्नाशय हो जाएगा। मनुष्य में पित्त का निर्माण यकृत में होता है तथा पित्त का संचय और पित्ताशय ग्लैंडर में होता है, तो ये याद रखेगा कि पित्ताशय में होता है। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये TSH हो जाएगा, थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन हो जाएगा। लरो और उरो फाइट एंड फ्लाई के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? तो एड्रीनलिन को जाना जाता है। मानव शरीर का समान तापमान कितना होना चाहिए? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो ये याद रखेगा। शरीर में अतिरिक्त ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर यकृत में संरक्षित रहता है, तो ये याद रखिएगा। शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है? तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लगाया जाता है। मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इंसुलिन के कमी के कारण होता है। देखिए कि अग्नाशय को पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये आपका सिक्रेटिन हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का निर्माण नहीं होता है, जिसके कारण देखिए शुगर और बहुत सारा बीमारी होता है। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिझाव करता है? तो पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इधर देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। हार्मोन की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? तो कार्यात्मक रोग बोला जाता है। मानव हार्मोन तथा उसकी भूमिका के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा पढ़िए। तो देखिए कि हार्मोन दिया गया है और यहाँ पे शरीर में भूमिका उसका क्या है। तो देखिए सेरोटोनिन हार्मोन देखिए कि वृद्धि हार्मोन के स्रावन को रोकता है।
ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन ये देखिए कि प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव एवं संकुचन को प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथियों से दूध स्राव को प्रेरित करता है। मेटालेनिन देखिए कि यह सोने जागने के चक्रों को नियंत्रित करता है। देखिए कि एड्रीनेलिन या एपिनेफ्रिन हृदय स्पंदन, रुधिर दबाव, श्वसन का नियमन और शरीर को शुद्ध या पलायन करने के लिए तैयार करता है। एस्ट्रोजन देखिए कि स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकार है, तो स्त्रियों में द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, तो इसका काम ये है। इसके बाद देखिए कि प्रोटोएस्टेरोन ये गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करता है, गर्भाशय बनाने रखने में सहायता करता है। एस्ट्रोएस्टेरोन पुरुष के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि और विकास करता है, पुरुष द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास और पेशियों के विकास में सहायता करता है, तो ये दोनों याद रखेगा। रेनिन हार्मोन देखिए कि ये एडल्ट एस्ट्रोन के स्रावन को प्रेरित करता है। प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोज को एंजियोटेंसिन में तोड़ता है, जो हृदय की स्पंदन की दर को बढ़ा देता है। इसके बाद देखिए कि ये एड्रीनेलिन हार्मोन के स्रावन होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो ये पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है। वैसोप्रिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो डायूरेसिस हो जाता है। स्तनधारियों में दूध स्राव को कौन से हार्मोन उत्तेजित करता है, तो ऑक्सीटोसिन या पैलेटीन हो जाएगा। पैरोटीन ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो ये कान के नीचे पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंत्र ग्रंथि स्रावित ग्रंथि कौन सी है, तो ये थायराइड हो जाएगा। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन कौन सा है, तो थाइमोसिन है। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती है, तो एस्ट्रोजन को दिया जाता है। पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है, तो ये मस्तिष्क में। कौन सी ग्रंथि अंतर बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की होती है, तो अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगा। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है, तो मेलानिन प्रदान करता है। ये काला गोरा आदमी होता है, तो इसका कारण यही होता है। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता करता है, तो थायरोसिन हो जाएगा। और इधर देख लिया जाए, यहाँ पे ग्रंथि दिया गया है और हार्मोन दिया गया है। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो ग्लूकेन निकलता है। पीयूष से देखिए कि थायरोक्सिन उद्दीपन हार्मोन, और अधिवृक्क से कोर्टिसोल, और वृक्क से विटामिन डी का स्राव होता है। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथियों से निकलने वाले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार का लाभदायक है, तो यह शिशु को रोग प्रतिरोध शक्ति प्रदान करता है। इंसुलिन में कौन सी धातु होती है, तो जस्ता होता है। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फास्फेट और कैल्शियम को नियंत्रण करता है, तो पैरा-2 हो जाएगा। हार्मोन शरीर के उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब और रुधिर में जल और जल लवण की मात्रा आदि का नियंत्रण करता है, तो ये याद रखेगा। आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है, क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है, तो ये याद रखेगा। यहाँ पे देखिएगा कि मुख्य ग्रंथि दिया गया है और उसका क्या काम है ये बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रेरियन ग्रंथि ये नेत्रों में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करता है। प्यूटिकुलर ग्रंथियाँ ये कॉकरोच एवं कीटों के मादा जननांगों की ग्रंथियाँ है। आंत ग्रंथियाँ देखिए कि एक उरुष्की प्रणालियों के आंतों में स्थिर होता है। स्लेम ग्रंथियाँ देखिए कि मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव करता है। बुर्नस ग्रंथियाँ देखिए कि एक असूय प्रणाली की ग्रहणी में संरक्षण प्रति अम्ल का स्राव करता है। प्रोटोस्टेट ग्रंथियाँ स्तनियों और केंचुए के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियाँ हैं, तो ये याद रखेगा। और उसके बाद देखिए कि काउपर ग्रंथियाँ ये स्तनियों के नर जननांगों की सहायता करता है। अब इधर का देख लीजिए, वाइटेलाइन ग्रंथियाँ ये प्लीटी हेमिस्थीन प्रणालियों के जननांगों में पाया जाता है। फीमोरेल ग्रंथियाँ ये सरीसृप जंतुओं की जंघाओं में पाया जाता है। वासा ग्रंथियाँ ये स्तनपायियों की त्वचा में पाया जाता है। श्वेत ग्रंथियाँ ये स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियाँ है। स्वेमेरेन ग्रंथियाँ ये मेढक के एकरूसीय स्तंभों के दोनों ओर स्थिर होता है। इसके बाद देखिए कि स्तन ग्रंथियाँ ये स्तनियों में दूध का स्राव करता है। और सेरुमिशियन ग्रंथियाँ ये स्तनियों की कर्ण गुहा में मोम के समान पदार्थ का स्राव करता है। लेक्रामाइन ग्रंथियाँ ये नेत्रों में उपस्थित होता है। डीप ग्रंथियाँ ये संयुक्त
नालाकार ग्रंथियां है जो म्यूकस स्राव करता है। हशीमोटो रोग शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे थायराइड की आत्महत्या के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो हम लोग का चैप्टर है रोग और उपचार है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता ही है। तो चलिए देखा जाए। पानी से भय नामक बीमारी किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण है? तो मेनिंजाइटिस हो जाएगा। शिशुओं में अतिसार का कारण क्या है? तो रोटा वायरस है। आगे देखिएगा कि वातोमात हिस्टीरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं में को प्रभावित करता है। अंध बिंदु या पीत बिंदु आंख के किस भाग में पाए जाते हैं? तो दृष्टि पटल में पाया जाता है। आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पे स्नायु उद्वेगों में परिवर्तन होता है? तो दृष्टि पटल पे। सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? तो फेफड़ों से ये संबंधित है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकर खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाया जाता है। देखिए कि मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है? तो सेलिमोनिया बेसिलाइस होता है। उसके बाद देखिए कि मम्स, रेबीज, हर्पिस आदि विषाणु जनित रोग के समूह हैं। जल में किसी अधिकता के कारण इटाइटाई रोग होता है, तो कैडियम के कारण। पेनिकलोकिटोनिया रोग किससे संबंधित है? तो मानसिक जड़ता से ये संबंधित है। पोटेशियम अल्पता किससे संबंधित है? तो निम्न रक्तचाप से। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा प्रभावित होता है, इसे स्प्लीन इंग्लिश में बोला जाता है। अनुवांशिक रोग या लिंग सहगण रॉयल हेमोफिलिया इसे बोला जाता है। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए ई वाइक्सिन परजीवी उत्तरदायी है। देखिए कि हीमोफिलिया एक अनुवांशिकी विकार है जिससे रक्त का स्कंदन नहीं हो पाता है, यानी कि जब कहीं पे कट जाएगा तो जल्दी वो बंद ही नहीं होगा खून का बहना। देखिए कि डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? तो प्लेटलेट्स की कमी होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो सर रोनाल्ड रॉस के द्वारा ये किया गया था। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया गया? तो आर्सेनिक 74 हो जाएगा। यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही हो तो किडनी के प्रभावित होने की संभावना होता है। साल्क टीका किस रोग से संबंधित है? तो ये पोलियो से संबंधित हो जाएगा। साल्क टीके का आविष्कार जॉन सल्क ने वर्ष 1952 में किया था। एथलीट फूड नामक बीमारी किससे संबंधित है? तो ये फफूंदी यानी कि फंगस हो जाता है। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिविटी तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो सोडियम हो जाएगा। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा बीमारी होने की संभावना होता है? तो बेरी रोग। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन सा है? तो मच्छर है। हानिकारक विकर्णों में से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम तथा आंख सबसे अधिक प्रभावित होता है। MRI का पूर्ण रूप क्या है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, इसके द्वारा जांच किया जाता है। BMD देखिए कि ये परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? तो अस्थि रंध्रता के लिए। कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक है? तो एंडीज हो जाएगा। मधुमेह रोग के उपचार में प्रयोग होने वाला हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो FG बैटल के द्वारा किया गया था। देखिएगा कि इसमें दिया गया है पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें देखिए कि कोई अंग प्रभावित होता है तो वो बढ़ ही नहीं पाता है। मस्तिष्क छोटा हो जाएगा तो कभी पैर छोटा हो जाएगा, कोई ना कोई ज़्यादा पर ये मस्तिष्क पे ही अटैक करता है। आगे देखिए कि पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होने वाले रोग एम्फलाइसिस से फुसफुस फेफड़े प्रभावित होते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग एल्जाइमर रोग से प्रभावित है? तो मस्तिष्क हो जाएगा। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन और जल के माध्यम से प्रवेश करता है। मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? तो विद्युत मस्तिष्क लेख हो जाएगा। सामान्य जुकाम किस वायरस के द्वारा होता है? तो रीनो विषाणु के कारण होता है, तो ये याद रखेगा। एनोर्सिया नामक रोग किससे संबंधित है? तो सूंघने की शक्ति ये कम कर देता है। सल्फा दवाइयाँ किस बीमारी के उपचार में उपयोगी है? तो जीवाणु युक्त जनित बीमारियों के लिए उपयोगी होता है। DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के बचाव के लिए किया जाता है? तो इसमें डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस आ जाएगा। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रण होता है? तो पोटेशियम के द्वारा। सोडियम भी महत्वपूर्ण होता है हृदय के लिए, तो ये पोटेशियम और सोडियम दोनों हो जाएगा। याद रखिएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है।
इसमें देखिए कि जीवाणु जनित रोग का नाम दिया गया है, तो थोड़ा सा इसे देख लिया जाए। तो एक तरफ रोग है, एक तरफ उसका कारक जीवाणु है। हैजा जो होता है डिप्थीरियो कोलेरा के कारण होता है, और डिप्थीरिया कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थोरियाई के कारण होता है। क्षय रोग जो होता है माइकोबैक्टीरियम और ट्यूबिकोलोसिस के कारण होता है। कोड या लेप्रेसी जो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी के कारण होता है। देखिए कि टिटनेस होने का कारण है क्लोराडियम टिटेनी। और टाइफाइड देखिए कि साल्मोनेला टाइफोसा हो जाएगा इसका कारण। प्लेग जो होता है पास्चुरेला पेचिस के कारण होता है, काली खांसी। बोडिटेला पर्ट्यूसिस के कारण होता है। निमोनिया देखिए कि डिप्लोकोलियोमिनिया के कारण होता है। और गुगोनिया देखिए कि निरेसिया गुगनहाई के कारण होता है। सिफिलिस देखिए कि टिप्रोनेमा पेलिडियम के कारण होता है। सुजाक रोग होता है गोनोकॉक्स गोनोराही के कारण। अब इधर देखा जाए एमिनोसेबुलिक एसिड प्रति सूक्ष्म जीवी औषधियों के रूप में यक्षमा यानी कि टीबी और कोस्ट यानी कि लेप्रेसी दोनों की चिकित्सा के उपयोग किया जाता है। संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है, तो प्लेग हो जाएगा। और देखिए कि अबिंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है, तो आँख को। निंद्रा रोग नामक बीमारी ट्यूपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, जिसमें हमेशा नींद आते रहता है। फाइलेरिया देखिए कि ये बोल कृमि के कारण होता है, और राउंड वर्म इसे इंग्लिश में बोला जाता है। इसे हाथी पाँव रोग के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें देखिए पूरा फूल जाता है। HIV द्वारा कौन सा रोग होता है, तो एड्स होता है। और डाउन सिंड्रोम देखिए कि नामक अनुवांशिकी विकार किसके कारण होता है, तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है, जिसमें RNA और प्रोटीन पाया जाता है। एड्स किसका संक्षिप्त रूप है, तो ये एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका नाम हो जाएगा। एड्स वायरस HTLV की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट गेलो के द्वारा। एड्स के उपचार के लिए सबसे प्रयुक्त दवाई कौन सा है, तो जूडोबुडिन है, तो ये याद रखेगा। जापानी एन्सेफेलाइटिस बीमारी विषाणु के कारण फैलती है। इसके उन्मूलन के लिए सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना आवश्यक है। एलिसा परीक्षण ये एड्स के लिए है। और देखिए कि थैलेमीनिया के रोगी शरीर के संश्लेषित क्षमता नहीं रखता है, तो हीमोग्लोबिन हो जाएगा। स्त्रियों की तुलना में पुरुषों में वर्णधारता से अधिक प्रभावित होता है लोग, तो उनमें देखिए कि केवल X क्रोमोसोम होने के कारण। एड्स छोटी माता एवं गर्ल्स तीनों संक्रामक बीमारी है। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत हो जाएगा। देखिए रोगों की प्राकृतिक लक्षणों एवं कारकों का अध्ययन रोग विज्ञान यानी पैथोलॉजी कहा जाता है। ब्राटाइस रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है, तो गुर्दा। इंटरफेरोल का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो कैंसर के। सिलिकोसिस क्या है, तो फेफड़ों से संबंधित रोग है। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो जिंक के कमी के कारण। सफ़ेद कीट किस फसल का रोग है, तो ये सरसों का है। पाइरेलिया किस फसल में लगने वाला कीट है, तो गन्ना में। भिंडी में पीत वर्ण सिरा रोग किस कारण होता है, तो सफ़ेद मक्खी के कारण होता है। देखिए कि खासरा रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है, तो हेपेटाइटिस के लिए। रानीखेत रोग किससे संबंधित है, तो मुर्गियों से ये संबंधित है। गेहूं में होने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन से हैं, तो काली कीट्स हो जाएगा और स्मर्ट्स हो जाएगा। धान का टुंगड़ो विषाणु किससे द्वारा प्रसारित होता है, तो हरी पत्ती के फफूंदे द्वारा। बर्ड फ्लू H5 और N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। BCG का टीका देखिए कि नवजात शिशुओं को कब लगाया जाता है, तो जन्म के समय ही लगाया जाता है। BCG का टीका ये आपका TB से बचाता है। पशुओं में प्रोटीन जनित रोग जो है यहाँ पे दिया गया है, तो देख लिया जाए। रोग का नाम और रोग के लक्षण। कॉक्सीडिमोसिस ये रक्त स्राव अंत्रशोधी खूनी पेचिश है। बेबीसिएटिस ये तीव्र ज्वर और रक्त अल्पता ये लक्षण है इसका। थैलेमेसिया देखिए कि तीव्र ज्वर हो जाएगा और बाह्य लसिका ग्रंथियों में सूजन हो जाता है। एनाप्लाज्मोसिस देखिए कि लाल रक्त कणिकाओं का विनाश करता है। ट्रिपनोसोमिसिस देखिए कि ज्वर रक्त इसमें हो जाता है। ट्राइकोमोसिस देखिए कि गर्भपात व बंधुता होता है। इसके बाद देखिएगा विषाणु रोग जनित यहाँ पे रोग दिया गया है और कारक विषाणु दिया गया है। छोटी माता बैडिसिया वायरस के कारण होता है। खासरा जो होता है मोरबनी वायरस के कारण।
पोलियो देखिए पोलियो वायरस के कारण, रेबीज वायरस के कारण, चेचक होता है वेरिसोला वायरस के कारण, जननांग हर्पिस जो होता है हर्पिस वायरस के कारण, और उसके बाद देखिए कि एड्स जो होता है ह्यूमन इम्यूनोडेटिस वायरस HIV के कारण होता है। हेपेटाइटिस देखिए हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा का अगर बात किया जाए तो मैक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाइटिस के कारण होता है। गर्ल्स व मम्स वायरस के कारण होता है। जेनाइटिस हर्पिस जो सिमिलोवेसिस के कारण होता है। डेंगू वायरस के कारण होता है। कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण होता है। इसमें आगे देखा जाए कि यकृत शोथ कैसा रोग है, तो विषाणु जनित रोग है। रोगों के संचयन के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं, तो वेक्ट बोला जाता है। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करता है, तो रुधिर को यानी ब्लड को। ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है, तो नेत्र का ये रोग है। पोलियोमाइलेटाइटिस रोग किससे फैलता है, तो विषाणु से फैलता है। रक्त में RH क्या है, तो प्रतिजनन है। और यहाँ पे कोविड-19 के बारे में थोड़ा सा दिया गया है विस्तार से, तो देख लिया जाए। तो देखिए कि कोरोना वायरस ऐसे विषाणुओं का एक समूह है जो मानव तथा जानवरों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अनेक कोरोना वायरस मानवों में श्वसन संक्रमण उत्पन्न करते हैं जो सामान्यतः जुकाम से लेकर मर्म्स और सार्स तक हो सकते हैं। तो ये हम लोग देख लिए लोग। इसके बाद देखिए कि बी कोशिका के बाहर के आक्रमणकारियों को नष्ट करती है, जबकि टी कोशिका जो होता है ये संक्रमण कोशिकाओं को नष्ट करता है। चलिए आगे देखिए। वर्तमान में विश्व भर में फैले संक्रमण को कोरोना वायरस यानी कोविड-19 का नाम दिया गया है। यह संक्रमण चीन के वुहान शहर से दिसंबर 2019 में फैला और कुछ ही दिनों में ये महामारी का रूप धारण कर लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वेबसाइट पर देखिए कि 10 जनवरी 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार, ये आंकड़ा हम लोग को नहीं देखना है, ये सब कोई काम का नहीं है। चलिए ये आगे देखिए। कोविड-19 के लक्षण भी ये सब आप जानते ही हैं, इसका उपचार भी आप जानते हैं और इसके बचाव के बारे में जानते हैं। अब थोड़ा सा ये पुराना हो गया तो इससे क्वेश्चन कम ही आएगा। चलिए देखिए जीवाणु जनित रोगों के बारे में थोड़ा सा देखा जाए तो हाइजा जो होता है लिब्रो कोलोरी के कारण होता है। डिप्थीरिया कॉर्सी बैक्टीरियम डिप्थेरियम के कारण होता है। क्षय रोग यानी टीबी जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबिकुलिस के कारण होता है। कुष्ठ रोग जो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी के कारण होता है। टिटनेस देखिए कि कोलेस्ट्रिडियम टिटनी के कारण होता है। और टाइफाइड जो होता है सलोमोना टाइफोसा के कारण होता है। प्लेग जो होता है पाचुरेला पेचिस के कारण, काली खांसी बोडेटला पर्टूरिस के कारण होता है। न्यूमोनिया देखिए कि डिप्टोकोलिसिस न्यूमोनिया के कारण होता है। और गोनोरिया देखिएगा कि नेसेरिया गोनोराइज के कारण होता है। सिल्फिलिस देखिएगा कि टेप्रोमा पेलिडियम के कारण होता है। और सुजाक जो होता है गोनोकॉस गोनोकाई के कारण होता है। टीका रोग किससे संबंधित है, तो ये मुखमली से संबंधित है। हाइड्रोफोबिया रोग में देखिए कि ये विषाणु के कारण होता है और ये रेबीज वायरस के कारण होता है। खासरा किस संक्रमण के कारण होता है, तो विषाणु के कारण। जंतुओं में होने वाले फुट एवं माउथ रोग किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण। और वृक्ष की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, कोर्टिसोल बोला जाता है। और वहीं पे देखिए कि जो चट्टान होता है तो नगी चट्टानों पे जो उगता है कवक, तो उसे सेक्सी कोक्स के नाम से जाना जाता है। खैरा रोग किसके कारण होता है, तो जस्ता की कमी के कारण। और चाय में देखिए कि लाल रस्ट रोग होता है हरे शैवाल के कारण। नींबू का केकर्स रोग किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा अंग चूसक करता है, तो यकृत को। कालाजार का संचार किससे होता है, तो सिकता मक्खी के कारण होता है। काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है, तो DPT टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया पर्सचूस और टिटेनस लगाया जाता है। अति महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्षेत्र और उसके जनक थोड़ा सा जानना है। तो देखिएगा कि अनुवांशिकी के जनक G.A. मेंडल हैं और सूक्ष्म जैविक के जनक लुई पास्चर हो जाएंगे। और प्रतिरक्षी के विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर हो जाएंगे। जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच हो जाएंगे। तो ये सब याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए प्रोटोजुआ जनित रोग कौन कौन है, तो देखिए कि मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण होता है। अमीबियस एंटी अमीबालेस के कारण होता है। कालाजार देखिएगा कि लिस्मेनिया यानी बालू मक्खी के काटने से होता है। पायरिया देखिए कि एंटी अमीबा जीविसिया के कारण होता है। सोने की बीमारी ट्रिप्नोसोमा के कारण होता है। इसके बाद देखिए कि फुसफुस सधुलियाता से कोयला खनन उद्योगों में कार्यरत श्रम जो होते हैं रोगग्रस्त, तो उसके कारण हो जाता है। और
देखिएगा कि इसमें दिया गया है, तो पहले इधर देख लिया जाए, उसके बाद ये देखा जाएगा। कृमि जनित रोग है, तो इसमें देखिए फाइलेसियसिस, ये देखिए कि किसके कारण होता है, तो वुचेरिया बैंक्रोफ्राइटाइस और बुर्गिसिया तिमोरी के कारण होता है। टीनिसियसिस देखिए तो टीनिया सोलेसियम के कारण होता है। एस्कोरियसिस देखिए तो एस्कोरियसिस लुम्ब्रिकाइट के कारण होता है। कवक का देखिए कि कवक जनित रोग, तो इसमें देखिए एथलेटिक फुट जो कि खुजली दाग ये सब होता है। ट्राइकोफाइटोन्स और माइकोएस्प्रोसम के कारण होता है। खाज जो होता है एकरस इसके बीच के कारण होता है। और दाद यानी रिंग वर्म ये ट्राइकोफाइटोस्टोन और एपिडर्माटाइटोन के कारण होता है। यहाँ पे देखिए कि पौधे में लगने वाले महत्वपूर्ण रोग हैं और उसके बारे में हम लोग को देखना है। तो देखिए इधर कवक जनित रोग और कवक जनित पादप रोग और रोगकारी कवक। आलू का विलंबित अंगमारी ये फाइटोफ्लोथोरा इंस्पेस्टिक के कारण होता है। आलू का पूर्वी आगमारी ये अल्टरनेरिया सोलोनी के कारण होता है। मूंगफली में टीका रोग देखिए कि सर्कोस्पोरा परसेना के कारण होता है। गन्ना में लाल विगलन होता है कोलेस्ट्रोडाइक्रम फाल्टेकम के कारण। गेहूं का काला कीट्स ये पक्सिनिया ग्रेमिनिसिस टेस्टिस के कारण होता है। गेहूं का स्थलकंड ये अस्टिलोगिया ट्रिटिस के कारण होता है। और देखिए गेहूं का चूर्ण आसिता ये इरिसाइफिस ग्रेमिनिस के कारण होता है। क्रूसीफेरस का सफ़ेद कीट्स ये एल्ग्यूडो कैनेडिया के कारण होता है कैनिडिडा। और बाजरा का देखिए कि मृदु रोमन आसिता ये स्केलेरो एस्पोरा ग्रेमिनिकोला के कारण होता है। क्रूसीफेरा मृदुकोमिन आस्थिया ये देखिए कि पेरोनो एस्पोना पैरासाइटिका के कारण होता है। बाजरा का इरगॉट देखिएगा तो कैलेबी सेफ्टी सुइफोरिस के कारण होता है। आलू का वाट रोग सिनटेक्नियन इन बायोटिकिस के कारण होता है। बाजरा का ग्रीन ईयर रोग देखिएगा ये स्केल एस्फोरा ग्रेमिनिकोला के कारण होता है। काई का इरगॉट रोग क्लेब्रिडिस परफ्यूरिया के कारण होता है। और बाउल का देखिएगा बाउल लिफ्ट और स्पॉट ऑफ द राइट्स ये आपके कारण हेलीमिथोफोरिया और इसके कारण होता है, तो ये आप याद रखेगा। और इधर देखा जाए कि इधर चलिए बाद में देखा जाएगा, पहले इधर देखा जाए कृमि जनित रोग, तो ये तो हम लोग देखिए नहीं है लोग, ये देख लिया लोग, यहाँ से देखना है। तंबाकू का मोजेक रोग ये टोबैको मैजिक वायरस के कारण होता है। और आलू में मैजिक रोग देखिए कि पोटैटो वायरस वाई के कारण होता है। बंकी टॉप ऑफ बनाना ये बनाना वायरस के कारण होता है। फूल गोभी का मोजेक रोग देखिए कि फूल गोभी मोजेक वायरस के कारण होता है। गाजर का लाल पत्ती रोग गाजर लाल पत्ती वायरस के कारण होता है। अजैविक पादप रोग देखिए कि नींबू में डाइबैंक कॉपर की कमी के कारण होता है। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस बोरॉन की कमी के कारण होता है। नींबू में लिटनस लीफ देखिए कॉपर की कमी के कारण। आम में लिटनिस लीफ देखिए जस्ता की कमी के कारण होता है। मटर में मार्स रोग देखिए कि मैग्नीज के कमी के कारण होता है। और धान में खैरा रोग जस्ता के कमी के कारण होता है। फूल गोभी में वीप टेल मॉडिडेशन की कमी के कारण होता है। चुकंदर में हार्ट रोग देखिए बोरॉन की कमी के कारण। आलू का ब्लैक हार्ट रोग देखिए भंडारण में O2 की कमी के कारण होता है और यानी ऑक्सीजन। फूल गोभी में ब्राउनिंग बोरॉन की कमी के कारण होता है। जीवाणु जनित पादप रोग और रोग कारक के उसके कारक है, तो देखिए इसमें आलू का सैथिल रोग जो होता है एस्टिडोमोनास सोलेमेनिया के कारण होता है। धान का अंगमारी रोग जेथोमस उरजाई के कारण होता है। तो ये सब आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इधर भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग विविध देखेंगे लोग। तो चलिए देखा जाए विविध में जितना क्वेश्चन है उससे संबंधित। तो चलिए देखिए आनुवांशिक विज्ञान के पिता यानी जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। ये जोला एक जलीय फर्ण है जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह नीली थरी शैवाल का सहचारी है। उसके बाद देखिए कि आनुवांशिकी की इकाई को क्या कहते हैं, तो इसे जीन बोला जाता है। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। राइजोबियम जैपनिक के
प्रयोग इसमें किया जाता है। मेंडल ने अपने वंशगत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया? तो मॉर्टर का पौधा। डीएनए में पाए जाने वाला टायरोसिस यौगिक एमिनो अम्ल का निर्माण करता है। इसके बाद देखिए जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है, जिसमें साइनोबैक्टीरिया। जीवों में आनुवंशिकी लक्षण किसके माध्यम से संतानों में पाए जाते हैं? तो क्रोमोसोम के द्वारा। पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन है। और उसके बाद देखिएगा कि कौन सी ग्रंथि को एक विशेष हार्मोन का स्राव करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो जिसकी कमी के कारण घेगा रोग हो जाता है, यानी ग्वाइटर। ये थायराइड हो जाएगा। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण उपचयन के 3 प्रमुख गुण हैं, तो ये याद रखिएगा। स्वेद वापसन की क्रिया किससे संबंधित है? तो ऊष्मा शोधक क्रिया से। कोलेस्ट्रॉल देखिएगा कि यह क्या है? तो जंतु वशीय उपस्थित वशीय एल्कोहल है। कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करके किसकी आयु के निर्धारण किया जाता है? तो जीवाश्मों के, यानी फॉसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रथम डायग्नोसिस केंद्र कहाँ स्थापित है? तो हैदराबाद में। भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्यों माना जाता है? तो क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। गति प्रेरक का कार्य हृदय स्पंदन या धड़कन को समंजित करता है। फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? तो कीटों में। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो लेमेनिया शैवाल से। ट्रोकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? तो आँख से हो जाएगा। स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाता है? तो हर्बेरियम बोला जाता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंध्र प्रदेश में। गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? तो लिथोट्रिप्सी बोला जाता है। ऐसे घुमा के पूछता है कि लिथोट्रिप्सिस ये किस बीमारी के काम में आता है? तो गुर्दे की पथरी को तोड़ा जाता है। आगे देखिए कि शरीर के आंतरिक भागों के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकल्पीय टोमोग्राफी के लिए एक्स किरण प्रयोग में लाई जाती है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। पर्णहरित यानी क्लोरोफाइलिन में कौन सा मुख्य तत्व होता है? तो मैग्नीशियम हो जाएगा। पेंसिलिन के आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। और कृत्रिम रेशा को किस नाम से जाना जाता है? तो रियन के नाम से। 2D 4D और 2 और D हो जाएगा। डाइक्लोरोफिन नोक्फ्लोसिस एसिड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो शाकनाशी के रूप में किया जाता है। एक परजीवी दूसरे परजीवी के आश्रित रहने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो उपपरजीविता बोला जाता है। आँख की सुग्राहिता किस रंग के लिए सबसे अधिक है? तो पीला और हरा हो जाएगा। देखिए कि ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक किताब लिखे हैं, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो रतनजूत या जोठोफा हो जाएगा और जेट्रोफा हो जाएगा, सॉरी। इसे सफ़ेदा के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन इथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो गन्ना और मक्का हो जाएगा। वाइट लेग हॉर्न किसकी एक किस्म है? तो कुकुट यानी कि मुर्गी का एक है। दीमक को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो श्वेत चींटी के नाम से जाना जाता है। भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल में स्थित है। नेको नामक संस्थान किससे संबंधित है? तो एड्स से। देखिए कि CDRI कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। एक्सोनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पादप की वृद्धि हार्मोन नापने के लिए। भारत का प्रथम दंत चिकित्सक महाविद्यालय कहाँ स्थित है स्थापन किया गया है? तो कोलकाता में। भ्रूणीय वृद्धि को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक्स तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। हेरोइन नोक्सापिन किस पादप में निर्मित होता है? तो अफीम पोस्ता में होता है। बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मधुमक्खी का। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्यों को कैसे पहचानते हैं? तो डांस के द्वारा, यानी नर्तक के द्वारा। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? तो पुष्पों पर हार्मोन का छिड़काव करके। देखिए कि पॉली हाउस का प्रयोग पौधे को उगाने के लिए किया जाता है, तो ये याद रखेगा। चलिए इधर देखिए मधुमक्खियों की भाषा पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कार्ल स्वर्ण फ्रिक्स को किया गया 1973 में। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो खरगोश से। गुरुत्वीय बल के विपरीत पौधे के तने में पानी की सक्रियता क्या कारण है? वाष्प उत्सर्जन हो जाएगा। उच्च वर्गीय पौधे में कौन सा जीवित ऊतक जैव पोषक वाहक कार्य करता है? तो फ्लोएम हो जाएगा। पेस मेकर किस नाम से जाना जाता है? तो SA नोट्स के नाम से जाना जाता है।
शीतल पेय किस पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होती है? तो कैफीन में होता है। डॉक्टरों द्वारा मरीज के आंतरिक भागों का परीक्षण करने वाला एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हरगोविंद खुराना को किस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जेनेटिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में उसकी भूमिका को समझाने के लिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। श्वान उपजातियों में कौन सी उपजाति भौंकने में असमर्थ है? तो डिंगो हो जाएगा। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? तो किंग कोबरा। बीज के परिकरण की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? तो पोस्ते में। ऊंट अपने कुबर यानी हम्प का उपयोग किस लिए करता है? तो वसा संग्रहण के लिए करता है। जार्विक 7 यानी कृत्रिम हृदय का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट जार्विक के द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। इसमें उपयोग किया गया था वियतनाम युद्ध में। वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जाती है? तो उसके तने में निर्मित बलयों की संख्या के आधार पर। जैसे वृक्ष के कोई पेड़ होता है तो उसको काटा जाता है तो उसमें देखिए कि ऐसे ऐसे बना रहता है और जितना बार बना होगा उतना वो साल का होगा। जीनोस्पर्म देखिए इसके अंतर्गत पौधे को रखा जाता है जिसमें बीज आवृत रहित होता है। इसके बाद देखिए कार्बनिक पदार्थ में कौन सा एक प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुरता में पाई जाती है? तो सेल्यूलोज हो जाएगा। निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है? तो अनिषेचन जनन कहलाता है। धान के पौधे उगाने की डेपाक विधि किस देश में विकसित किया गया है? तो फिलीपींस हो जाएगा। और नेत्रदान में आंख के किस हिस्सों को प्रतिपादित किया जाता है? तो कर्णिका हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड द्वारा हृदय का प्रथम स्थापन किया गया था। भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म कौन सी है? तो जया है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं। कक्ष को इंग्लिश में चैम्बर के नाम से जाना जाता है। वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं होता है? तो चूहा में। मुख्यतः मच्छर विकर्षण पदार्थ पादप से प्राप्त होता है तो नीम से प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए कि आगे दिया गया है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा होता है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए कौन सी औषधि तैयार की जाती है? तो इंटरफेरॉन तैयार किया जाता है। प्रतिजैविक वह पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। पशु का तापक्रम किस अंग से मापा जाता है? तो वेंटरी थर्मामीटर हो जाएगा। लोही किस जंतु अथवा पादप की नस्ल है? तो भेड़ की। केसर पौधे के वर्तिकांक से प्राप्त किया जाता है तो ये याद रखेगा। केसर उत्पादन में जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पे है। बीटी बैगन क्या है? तो अनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन है। गाय की उच्च दूध उत्पादकता प्रजाति कौन सी है? तो होल्स्टाइन गाय है तो ये याद रखेगा। इसके बाद चिकित्सा संबंधित आविष्कार दिया गया है और इसके बारे में देखना है तो देख लिया जाए। तो देखिए यहाँ पे आविष्कार है और उसके आविष्कारक हैं तो ये देख लीजिए। तो विटामिन के खोजकर्ता कौन है? तो फंक हो जाएंगे। ये आप याद रखेगा कि विटामिन के खोजकर्ता फंक। विटामिन ए के खोजकर्ता मैकुलम और विटामिन बी के भी खोजकर्ता मैकुलम है। विटामिन सी के खोजकर्ता होल्कट है और विटामिन डी के खोजकर्ता हॉपकिंस है। सल्फर ड्रग्स के खोजकर्ता गेरहार्ड डोमेक्स है और एस्ट्रोमाइसिन के खोजकर्ता सेल्मन वैक्समैन अब्राहम है। हृदय प्रतिरोपण क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। होम्योपैथी के खोजकर्ता हनीमैन। मलेरिया परजीवी चिकित्सा के खोजकर्ता रोनाल्ड रॉड है और पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा कीटा चांटो हो जाएंगे। और देखिए कि पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा कीटा जांटो और लिंग हार्मोन का स्टेनाच हो जाएंगे। और ओपन हार्ट सर्जरी के वाल्टन नीलेहन हो जाएंगे। गर्भ निरोधक जो गोलियां हैं पिनकस हो जाएगा इसके खोजकर्ता। और इधर देखा जाए ये प्रथम परख नली शिशु ये एडवर्ड एन स्टेपो है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये विलियम इथोनोवेन है और एटीजन लैंड स्टीनर। आरएनए हो जाएंगे फ्रीडरिक मिसर और डीएनए हो जाएंगे जेम्स वाटन क्रिक। इंसुलिन के खोजकर्ता फ्रेडरिक ग्राट बैटिंग और क्लोरोफ्लॉम के खोजकर्ता हैरिसन तथा सिम्पलंस हो जाएंगे। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था और टेरामाइसिन के खोजकर्ता फिनेल हैं और टीबी बैक्टीरिया के खोजकर्ता रॉबर्ट कोच। पोलियो वैक्सीन के खोजकर्ता जोनाक्सल और बीसीजी टीका के खोजकर्ता केमली गुएंटिन हो जाएंगे। बैक्टीरिया के खोजकर्ता ल्यूएनहक। रक्त कोशिका के खोजकर्ता कार्ल्स लैंड स्टीनर हो जाएंगे।
इसके बाद देखिए कि धान की फसल में नील हरित शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है और नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार देखिए कि बायोलॉजी का ये मास्टर वीडियो यहाँ पे पूरा कर लिए लोग। तो इसके साथ इसी को यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। आप लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाइए, और कोई भी सलाह देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइए। तो इसे यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।